गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हमने पिछली क्लास में चेंज इन प्राइजेस के कॉन्सेप्ट पर प्रैक्टिस करी थी। आज हमें चेंज इन प्राइजेस पर अभी कुछ एक दो क्वेश्चन और सॉल्व कर ले हैं। वो कर लेने के बाद फिर हम अपने अगले कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ेंगे। तो आज की क्लास हम शुरू कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 72। अगर आप देखोगे ना 71 के बाद आपको बुक में प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिखेंगे। तो ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस में हम एक पहला क्वेश्चन जो सॉल्व कर रहे हैं आज वो है क्वेश्चन नंबर 72। ये क्वेश्चन सीए में 2024 के अटेम्प्ट में आया। आप में से कुछ बच्चों को लग सकता है कि सर सीए एग्जाम के क्वेश्चन क्यों करवा रहे हो। अरे सीए एग्जाम के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में बहुत बार कॉपी पेस्ट होते हैं और सीए एग्जाम के कई सारे रिलेवेंट क्वेश्चंस आपको हमारी बुक में दिखेंगे। ऐसे क्वेश्चंस जो हमारे एग्जाम में कॉपी पेस्ट हो सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपको ये क्वेश्चन याद हो, क्वेश्चन नंबर 53, ये क्वेश्चन नंबर 53 हमारे एग्जाम में भी आया, लेकिन ये क्वेश्चन ना कई बार सीए एग्जाम में भी आया। सीए में 2017 के अटेम्प्ट में ये क्वेश्चन वापस से रिपीट आया। ऑफ कोर्स फिगर्स थोड़ी सी बदली हुई थी, लेकिन सीए में 2017 के अटेम्प्ट में ये क्वेश्चन वापस से पूछा गया। तो हमारे एग्जाम में ऐसे बहुत से एग्जांपल्स हैं जो पहले सीए इंस्टीट्यूट ने पूछा, फिर हमारे इंस्टीट्यूट ने उस क्वेश्चन को कॉपी पेस्ट कर दिया। तो ये क्वेश्चन जो सीए में 2024 का है, ये क्वेश्चन हमारे एग्जाम में मुझे लगता है बिल्कुल एज इट इज कॉपी पेस्ट हो सकता है। तो आइए जरा इसको रीड कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में अगर आप देखोगे तो हमें यहां पर 2 सालों की सेल्स दे रखी है और 2 सालों का हमें प्रॉफिट लॉस दे रखा है। 2022-23 की सेल दे रखी है 1 करोड़ 80 लाख और कह रहा हमारा 2022-23 में नुकसान हुआ था 3,80,000 का। फिर 2023-24 की सेल दे रखी है 2 करोड़ 40 लाख रुपए और यहां पर हमारा मुनाफा हुआ था 11,20,000 का। अब इस तरह का क्वेश्चन जहां पर 2 लेवल की सेल्स और 2 लेवल के प्रॉफिट लॉस हमें दे रखे हों, ये हमने पहले कई बार कर रखे हैं। लेकिन ध्यान रखें यहां पर एक पीरियड में लॉस है और एक पीरियड में प्रॉफिट है। चेंज निकालते वक्त आपको सावधान रहना है। मैं आपको एक क्वेश्चन याद लाता हूं जो हमने पहले कभी किया था। ये देखिए ये क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन हमने क्वेश्चन नंबर 19 क्लास में ही सॉल्व किया था। हमारे एग्जाम का क्वेश्चन है। यहां पर अगर आप देखें तो यहां पर 2 लेवल्स की हमें सेल दे रखी थी, 2 लेवल्स के हमें यहां पे प्रॉफिट दे रखा था, लेकिन एक पर्टिकुलर पीरियड में हमारा यहां पर नुकसान था। हमने यहां पर चेंज निकालते वक्त थोड़ा ध्यान दिया था हमने, और मैंने आपको याद हो समझाने के लिए नंबर लाइन का कॉन्सेप्ट भी बताया था कि देखो आप ऐसे भी इसको समझ सकते हो। मुझे पूरा विश्वास है कि आप रिवीजन अच्छे से कर रहे हैं, तो ये क्वेश्चन नंबर 19 जो है आपके दिमाग में अच्छे से होगा। ठीक है, फिर भी मैं कुछ बातें यहां पर रिपीट कर दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आइए अब हम अपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर है 72, प्रैक्टिस क्वेश्चन 71 के बाद स्टार्ट है, तो वहां से ये क्वेश्चन अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस क्वेश्चन नंबर 72 में हमें 2 पीरियड का डेटा दे रखा है, एक 2022-23 और फिर 2023-24। दोनों पीरियड की सेल्स हमको दे रखी है और दोनों पीरियड का हमें प्रॉफिट या लॉस जो हो रखा है वो भी दे रखा है। सबसे पहले सेल्स की अगर हम बात करें तो हमें पहले पीरियड की सेल दे रखी है 1 करोड़ 80 लाख और दूसरे पीरियड की है 2 करोड़ 40 लाख। ध्यान रखें बात यहां पर करोड़ों में हो रही है। एक आध जीरो भी अगर आपसे गिर गई तो मैंने जैसे पहले भी कई बार बोला है पूरा सवाल गलत हो जाएगा। ध्यान से जीरो लिखनी है ना। 2 करोड़ 40 लाख। अच्छा, फिर हमें पहले वाले पीरियड में नुकसान हो रहा है 3,80,000 का, तो नुकसान को हम ऐसे ब्रैकेट्स में शो कर देते हैं। और सेकेंड पीरियड में हमें प्रॉफिट हो रहा है 11,20,000 का। अब इसने हमसे पूछा क्या है, फर्स्ट पार्ट में इसने हमसे बोला है कि ब्रेक इवन सेल कैलकुलेट करके बता दीजिए। अब ब्रेक इवन सेल आपको भी पता है यूनिट्स में भी निकल सकती है, रुपीस में भी निकल सकती है। यहां पर यूनिट्स में हम निकाल नहीं पाएंगे क्योंकि हमें यहां पर यूनिट डेटा नहीं दे रखा है। तो जैसी इंफॉर्मेशन होती है उस तरीके से हम निकाल देते हैं, और इस तरह की इंफॉर्मेशन की मदद से हम पहले ब्रेक इवन पॉइंट रुपीस में कई बार निकाल चुके हैं। ब्रेक इवन पॉइंट रुपीस में निकालने के लिए आपको 2 चीजें चाहिए होती हैं, फिक्स कॉस्ट और पीवी रेशियो। पीवी रेशियो तो यहां पर साफ साफ आपको दिख ही रहा है, कौन से वाले फॉर्मूला से कंप्यूट होगा, चेंज इन प्रॉफिट डिवाइड बाय चेंज इन सेल। और जैसे ही आपके पास पीवी रेशियो आ जाएगा, आप किसी भी एक पीरियड को यूज कर फिक्स कॉस्ट कंप्यूट कर सकते हो। आप पुराने अगर प्रैक्टिस कर रहे हो, जैसे कि मुझे लग रहा है आप कर रहे होगे, तो आपको ये सब बातें याद होंगी। वरना एक बार रजिस्टर अपना पीछे के क्वेश्चंस देखना खोल के, हमने इस तरह के क्वेश्चन कई बार सॉल्व किए हैं और इस इंफॉर्मेशन की मदद से पीवी रेशियो और फिक्स कॉस्ट दोनों ही कंप्यूट की जा सकती है। तो क्योंकि हमें पहले यहां पर ब्रेक इवन सेल निकालनी है, ये हम ए पार्ट दे देते हैं, लेकिन हमें पहले क्या करना पड़ेगा, ब्रेक इवन सेल को कंप्यूट करने से पहले, ब्रेक इवन सेल को कंप्यूट करने से पहले हमें यहां पर 2 चीजें कंप्यूट करनी पड़ेगी। पहली चीज पीवी रेशियो निकालना, तो कैलकुलेशन ऑफ पीवी रेशियो।
पीवी रेशियो का यहां पर जो फॉर्मूला लगेगा वो लगेगा चेंज इन प्रॉफिट डिवाइडेड बाय चेंज इन सेल्स, चेंज इन प्रॉफिट डिवाइडेड बाय चेंज इन सेल्स। अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ सेल्स में चेंज कितना है, तो सेल्स में चेंज तो आप आराम से निकाल दोगे, आपको दिख रहा है साफ साफ कि 1,80,00,000 से 2,40,00,000 पर हमारी सेल पहुंच गई है, तो इसका मतलब चेंज 60 लाख का हुआ। लेकिन प्रॉफिट के चेंज में कुछ बच्चे गड़बड़ कर सकते हैं, जैसे कि आप क्वेश्चन 19 को अगर याद करें तो वहां पर भी कुछ ऐसा था, वहां पर भी हम लॉस से प्रॉफिट में पहुंचे थे। तो यहां पर कुछ बच्चे हो सकता है 7,40,000 लिख दें, सिंपली 11,20 में से 380 को माइनस कर दें। अगर आप 11,20 में से 380 को माइनस कर दोगे तो ये गलत हो जाएगा, जैसे कि क्वेश्चन 19 में भी हमने डिस्कस किया था, क्योंकि हम लॉस से प्रॉफिट पर पहुंच रहे हैं। मैंने आपसे कहा था कि अगर मैं हर 1 रुपए को एक कदम मान लूं तो आप समझिए कि 3,80,000 से लेकर जीरो पर पहुंचने के लिए मुझे पहले 3,80,000 कदम चलने पड़ेंगे, और फिर जीरो से 11,20,000 पर पहुंचने के लिए फिर 11,20,000 कदम और चलने पड़ेंगे। तो 3,80,000 के नुकसान से पहले जीरो पर पहुंचना है ना, फिर जीरो से 11,20 पर पहुंचना है। तो चेंज कितना हो गया, 3,80,000 से पहले जीरो पर पहुंचे तो 3,80,000 का पहले मुनाफा कमाना पड़ेगा, फिर 11,20,000 का और मुनाफा कमाएंगे, तब जाके 11,20 पर पहुंचेंगे। तो ये चेंज यहां पर जो है वो कितने का है, ये 15 लाख का चेंज है। ये कितने का चेंज है, 15 लाख का। क्वेश्चन नंबर 19 में हमने इस पर बहुत अच्छे से बात करी थी, तो यहां पर ये बस आपको ध्यान रखना था। अच्छा जी, अब हमारा चेंज इन प्रॉफिट कितना है, 15 लाख, और चेंज इन सेल्स हमारा कितना है, 60 लाख। तो ये कितना आ गया, 0.25, 0.25 का हो या फिर 25% का हो। अब हम क्या करेंगे, अब हम इन दोनों पीरियड में से किसी एक पीरियड का डेटा यूज करके फिक्स कॉस्ट कंप्यूट करेंगे। वर्किंग नोट नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ फिक्स कॉस्ट। बताओ भाई कौन से वाले पीरियड का डेटा यूज करूं, सर प्रॉफिट वाला ही यूज कर लो। चलो ठीक है, हम ये वाला पीरियड का डेटा यूज करके फिक्स कॉस्ट निकालने की कोशिश करते हैं। और अगर आपको याद हो तो मैंने आपसे क्या कहा था, सेल्स इन रुपीज वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे, फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो। ये फॉर्मूला में 4 चीजें हैं, 3 हमको पता है। तो अगर मैं 2023-24 वाला डेटा यूज करूं तो यहां पर सेल कितने की है, 2,40,00,000 की है, तो सेल यहां लिख देता हूं मैं 2,40,00,000। फिक्स कॉस्ट ये तो निकालना ही है, प्रॉफिट यहां पर कितना है, 11,20,000 है, और पीवी रेशियो ये भी हम निकाल चुके हैं 0.25। तो 2,40,00,000 को अगर मैं 0.25 या 25% से मल्टीप्लाई करता हूं तो बताओ कितना आएगा, सर ये आ जाएगा 60 लाख। तो फिक्स कॉस्ट हमारी कितनी आ जाएगी, 60 लाख में से अगर मैं 1120 माइनस करता हूं तो ये 48,80,000 की हमारी फिक्स कॉस्ट आ रही है। एक बार प्लीज आप चेक कर लीजिए, और इसमें मैंने कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं बताया है। क्वेश्चन नंबर 19 हमने कर रखा, और इस तरह के क्वेश्चन जहां पर 2 हमें पीरियड का डेटा दे रखा था और वहां पर हमने ब्रेक इवन सेल निकालना पहले कई बार किया है। पीवी रेशियो हम निकालने के बाद फिक्स कॉस्ट निकाल सकते हैं, और जहां फिक्स कॉस्ट और पीवी रेशियो आ गया, अब ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीज निकालने में क्या प्रॉब्लम है। इसका मतलब ये दोनों चीजें हमारी कैलकुलेट होते ही अब हम अपना जो कैलकुलेशन जो हमसे मांगा है, क्या मांगा है, इसने हमसे ब्रेक इवन पॉइंट मांगा है। रुपीज में हम अपने आप इंप्लाइड है कि रुपीज में ही निकालना होगा। क्यों इंप्लाइड है, क्योंकि यहां पर यूनिट डेटा नहीं दे रखा है, इसलिए कंट्रीब्यूशन पर यूनिट हम यहां निकाल नहीं सकते। लेकिन जिस तरह का डेटा दे रखा है उससे पीवी रेशियो निकल सकती है, और फिर फिक्स कॉस्ट तो निकालनी ही पड़ती है, क्योंकि ब्रेक इवन पॉइंट चाहे यूनिट्स में निकालो या रुपीज में निकालो, फिक्स कॉस्ट तो चाहिए ही होती है। तो 48,80,000 की फिक्स कॉस्ट को पीवी रेशियो से अगर हम डिवाइड कर देते हैं 25% या 0.25, तो जरा बताओ कितना आ रहा है, 48,80,000 को अगर मैं 0.25 या 25% से डिवाइड करता हूं तो ये आ रहा है 1,95,20,000।
ठीक है जी, तो ये फर्स्ट पार्ट हमारा यहां पर हो गया। चले आगे बढ़े, या इसको नोट करना है तो पहले नोट कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अगले पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है इन 2024-25, ध्यान रखिए अभी जो बीते 2 साल गए हैं वो कौन से गए हैं, 22-23 और 23-24। अब किसकी बात कर रहा है, अगले साल की। कह रहा 2024-25 में इट इज एस्टिमेटेड दैट वेरिएबल कॉस्ट विल गो अप बाय 5%। मतलब अगर हम समोसे बनाते हैं तो इनको लग रहा है कि आलू महंगा हो जाएगा, अगर हम मान लो पेंट बनाते हैं तो इनको लगता है ऑयल महंगा हो जाएगा, अगर हम गाड़ियां बनाते हैं तो इनको लगता है स्टील महंगा हो जाएगा। मतलब कह रहा है वेरिएबल कॉस्ट हमारी बढ़ जाएगी 5% से, लेकिन कह रहा है फिक्स कॉस्ट में हमारी गिरावट आएगी 4,80,000 से। मतलब अभी जो हमने 48,80,000 की फिक्स कॉस्ट कंप्यूट करी है, कह रहा अगले साल ये वाली फिक्स कॉस्ट नहीं रहेगी, अगले साल 4,80,000 से हमारी फिक्स कॉस्ट गिर जाएगी। फिक्स कॉस्ट गिरने के भी कुछ कारण हो सकते हैं। हो सकता है कि हम अभी जिस प्रीमाइसेस से काम कर रहे हैं वो रेंटल है, वहां का रेंटल ज्यादा है, और जहां हम शिफ्ट कर रहे हैं वहां का रेंटल कम है। हो सकता है कि हमने जो एम्प्लॉय निकाला वो महंगा एम्प्लॉय था, जो रिप्लेस कर रहे हैं वो थोड़ा सस्ता एम्प्लॉय। कई सारे कारण हो सकते हैं। ओवरऑल इकोनॉमिक एनवायरनमेंट क्या रहता है उस पर डिपेंड करती है सारी की सारी कॉस्ट। तो हमारी कह रहा है फिक्स कॉस्ट जो है वो रिड्यूस हो जाएगी, ठीक है। सेलिंग प्राइस विल रिमेन द सेम। अब हमसे कह रहा है कैलकुलेट कर दीजिए सेल्स वॉल्यूम टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ ₹15,00,000। इसका मतलब ये हुआ, पहले तो आप देखें ये जो सेकंड पार्ट है ये चेंज इन प्राइजेस का है, और हम चेंज इन प्राइजेस ही प्रैक्टिस कर रहे थे। तो इस क्वेश्चन में हमारा चेंज इन प्राइजेस का कॉन्सेप्ट भी फिर से रिवाइज हो जाएगा। यहां पे लेकिन ध्यान रखें सेलिंग प्राइस में बदलाव नहीं आया है, यहां वेरिएबल कॉस्ट में बदलाव आया है। आप चाहे सेलिंग प्राइस के साथ छेड़खानी करें या वेरिएबल कॉस्ट के साथ, आपका कंट्रीब्यूशन बदल जाएगा। कंट्रीब्यूशन बदलेगा तो ऑफकोर्स पीवी रेशियो बदल जाएगा। इसका मतलब पहला काम तो हमें यहां पर क्या करना पड़ेगा, रिवाइज पीवी रेशियो निकालना पड़ेगा। फिर उस रिवाइज पीवी रेशियो की मदद से हम ये सेल निकाल देंगे। इस बार फिक्स कॉस्ट भी रिवाइज हो गया नहीं, और डिजायर्ड प्रॉफिट आपको दे रखा है, तो रिवाइज फिक्स कॉस्ट ले देंगे। डिजायर्ड प्रॉफिट भाई हमारा सेल्स इन रुपीस का फॉर्मूला लगेगा, लेकिन जो सेल्स इन रुपीस का फॉर्मूला लगेगा वो अब डिफरिंग सर्कमस्टांसेस में लग रहा है, क्योंकि हमारे प्राइसेस में बदलाव आ गया तो पीवी रेशियो बदल गया, फिक्स कॉस्ट भी क्या बदल गया, डिजायर्ड प्रॉफिट दे रखा है। तो कोई दिक्कत नहीं है, जो जो बातें बोली हैं इन बातों को दिमाग में रखते हुए सॉल्व कर लेंगे। आइए जरा बी पार्ट। पहले हमें यहां पर रिवाइज्ड पीवी रेशियो निकालनी पड़ेगी। तो सबसे पहले तो हम यहां पर क्या लिखें, हमारा एग्जिस्टिंग पर यूनिट डेटा क्या है। सर वो तो दे नहीं रखा। अब आप मुझे बताइए, अगर हमें पर यूनिट डेटा नहीं दे रखा होता है तो फिर उस केस में हम क्या करते हैं। सर उस केस में हमें एज्यूम करना पड़ता है, बस वही करेंगे। हम यहां पर सेलिंग प्राइस क्या एज्यूम करें। सर पिछली क्लास में 100 रुपए एज्यूम कर लेते, ठीक है 100 रुपए एज्यूम कर लेते हैं, लिख लिया ब्रैकेट में एज्यूम्ड। उसके बाद इसमें से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करेंगे, तो वेरिएबल कॉस्ट माइनस करते ही हमारा क्या निकल आता है, कंट्रीब्यूशन निकल आता है। क्योंकि हमारी एग्जिस्टिंग पीवी रेशियो हमने अभी अभी कंप्यूट करी है, कितनी है 25% है ना, तो हमारा कंट्रीब्यूशन अभी एग्जिस्टिंग 25 रुपए होगा, और हमारी वेरिएबल कॉस्ट कितनी होगी 75 होगी। और या फिर आप ये भी सोच सकते हैं पीवी रेशियो 25% है तो इसका मतलब वीसी रेशियो 75% होगी। अब हमें यहां पर कहता है सेलिंग प्राइस में कोई चेंज नहीं है, सेलिंग प्राइस तो हमारा सेम ही है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है सेलिंग प्राइस विल रिमेन दी सेम। इसका मतलब चेंज सिर्फ किसमें करना है, वेरिएबल कॉस्ट में। तो हमारी 75 रुपए की वेरिएबल कॉस्ट कह रहा है 5% से बढ़ जाएगी। इसका मतलब 75 में मैं 75 का 5% ऐड कर दूंगा। जरा मुझे बताओ 75 का 5% कितना होता है। सर वो होता है 3.75। इसका मतलब 75 प्लस 3.75 78.75 की हमारी नई वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी, और हमारा कंट्रीब्यूशन बदल के 21 रुपए 25 पैसे हो जाएगा। हमारा कंट्रीब्यूशन बदल के कितना हो जाएगा 21 रुपए 25 पैसे। और अब हम रिवाइज्ड पीवी रेशियो निकाल सकते हैं। तो 21.25 हमारा नया कंट्रीब्यूशन है, 100 रुपए हमारा सेलिंग प्राइस वो तो वही सेम है, और अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 21.25% का हमारा रिवाइज पीवी रेशियो आ रहा है। और आप 0.2125 भी ले सकते हो, एक ही बात है। इस बार हमारी फिक्स कॉस्ट भी कह रहा है चेंज होगी, रिवाइज्ड फिक्स कॉस्ट
हमने ऊपर फिक्स कॉस्ट कितनी कंप्यूट करी थी, 48,80,000 की फिक्स कॉस्ट कंप्यूट करी थी। कह रहा हमारी फिक्स कॉस्ट कितने से गिर जाने वाली है, हमारी फिक्स कॉस्ट उसने बोली है कि 4,80,000 से रिड्यूस हो जाएगी। तो ठीक है, 48,80,000 हमारी अभी ओरिजिनल फिक्स कॉस्ट है, 4,80,000 से रिड्यूस हो जाएगी। इसका मतलब हमारी जो रिवाइज्ड फिक्स कॉस्ट है वो 44 लाख की हो जाने वाली है। अब इसने हमसे पूछा है कि इस चेंज सिनेरियो में हम कितना सेल्स करें कि हमारा प्रॉफिट 15 लाख का हो जाए। 15 लाख का डिजायर्ड प्रॉफिट दे रखा है ना, देखो कहता है कैलकुलेट द सेल्स वॉल्यूम टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ रुपीज 15 लाख। तो अब हम फॉर्मूला क्या लिखेंगे, ध्यान रखें जो जो चीजें बदल गई हैं वो रिवाइज लिखनी पड़ेंगी। जैसे हमारा फिक्स कॉस्ट अब चेंज हो गया तो यहां पर हम फॉर्मूला में क्या लिख देंगे, रिवाइज्ड फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट उसने हमको दे रखा है 15 लाख रुपए का। और ऐसे ही हमारा पीवी रेशो भी चेंज हो गया है तो उसके लिए भी हम क्या लिखेंगे, रिवाइज्ड पीवी रेशो। फॉर्मूला वही सेम है, बस जो जो चीजें बदल जाएं वो चीजें बदली हुई लिख दो। हमारी फिक्स कॉस्ट 44 लाख की हो जाने वाली है, हमारा प्रॉफिट 15 लाख रुपए का कहना चाहिए और हमारी पीवी रेशो जो है वो 21.25% होगी। 21.25% लिख लो या 0.2125 लिख लो, एक ही बात है। तो 44 लाख में 15 लाख जोड़ने पर आता है 59 लाख और उसको अगर हम डिवाइड कर देते हैं 21.25% से तो ये फिगर निकल के आएगी 2,77,64,706। ठीक है ना, हमने इसको अप्रोक्सीमेट कर दिया, आगे डेसिमल में था हमने इसको राउंड ऑफ कर दिया। तो 2,77,64,706 रुपए का हमारा नया सेल आएगा अंडर चेंज्ड सर्कमस्टांसेस। और सर्कमस्टांसेस क्या बदले, वेरिएबल कॉस्ट बदली तो हमारा पीवी रेशियो बदल गया, इसने कहा फिक्स कॉस्ट भी बदल गई, हमने कहा ठीक है वो भी बदल देंगे। और उसके बाद फिर हमें डिजायर्ड प्रॉफिट दे ही रखा था, ये सारी इंफॉर्मेशन को पुट किया और हमने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। तो ये क्वेश्चन सीए एग्जाम का है, हमारे एग्जाम में बिल्कुल एज इट इज कॉपी पेस्ट हो सकता है, तो इसको प्लीज अच्छे से देख के जाइएगा। अगला क्वेश्चन जो हम अब सॉल्व कर रहे हैं, ये क्वेश्चन भी सीए एग्जाम का क्वेश्चन है जो हमारे एग्जाम में कॉपी पेस्ट हो सकता है। अगर आप देखें तो ये सीए इंस्टीट्यूट ने 2021 में क्वेश्चन पूछा। आप में से कुछ बच्चों को लग सकता है कि सर सीए के एग्जाम तो नवंबर में होते हैं, आपने यहां पर दिसंबर कैसे लिख दिया। भाई 2021 अगर आप याद करो तो कोविड का टाइम था जब एग्जाम्स पोस्टपोन हो जाया करते थे लॉकडाउन वगैरह की वजह से, और वही वो टाइम था जब इवन एक अटेम्प्ट तो कैंसिल भी हुआ था, तो इसलिए ये दिसंबर में हुआ होगा। अच्छा, एक और बात, आप में से कुछ बच्चे सोच सकते हैं कि सर सीए एग्जाम के क्वेश्चन आप इतने क्यों करवा रहे हैं। देखो मैं सारे सीए एग्जाम के क्वेश्चन नहीं करवा रहा हूं। पहली बात, हम यहां पर सीएस के लिए एक्सक्लूसिवली मिल रहे हैं, तो हमारा मेन फोकस आप देखोगे थ्रू आउट द सिलेबस हमारा सीएस आईसीएसआई इंस्टीट्यूट का जो स्टडी मैट इशूड है उसके क्वेश्चन हम मेनली करेंगे। हमारे सीएस एग्जाम के 15 से 20 साल के क्वेश्चन हम कवर करेंगे। और फिर थर्ड हमारी जो इंपॉर्टेंस रहती है वो सीए एग्जाम के क्वेश्चन जो लगता है कि यहां पर कॉपी पेस्ट हो सकते हैं। हमने सीए एग्जाम के सारे क्वेश्चन हमारे बुक में नहीं डाले, फिल्टर किए। भाई ऐसे तो हमारा बहुत ज्यादा हो जाएगा कंटेंट करने को, तो वहां के सारे क्वेश्चन नहीं डाल सकते। ऐसे क्वेश्चंस हमने सिलेक्ट किए हैं जो हमें लगता है कि हमारे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अब सर आपको कैसे लगता है, भाई 15-16 साल हो गए हैं पढ़ाते पढ़ाते, अब इतना टाइम अगर हो गया है तो एक सेंस डेवलप हो गई है कि हमारा इंस्टीट्यूट क्या कॉपी पेस्ट कर सकता है और क्या नहीं। तो आप कह सकते हो कि एक्सपीरियंस की वजह से हम ये क्वेश्चन सिलेक्ट कर पाते हैं। और यकीन मानिए मैं इस बात पर बहुत बार राइट हुआ हूं कि हमने वहां से क्वेश्चन अपनी बुक में डाला और वो सेम हमारे एग्जाम में कॉपी पेस्ट हो गया। तो ये क्वेश्चंस जो आप कर रहे हैं ध्यान रखें, बिल्कुल एग्जाम में आने के लिए एक्साइटेड है, एग्जाम में बिल्कुल पूछे जा सकते हैं। आइए जरा इस क्वेश्चन को रीड करते हैं। AZ कंपनी has prepared its budget for the production of 2 lakh units. The variable cost per unit is rupees 16 and fixed cost is rupees 4 per unit. ध्यान रखें फिक्स कॉस्ट इस बार ना हमको 1 यूनिट की दे रखी है।
अभी तक हमको फिक्स कॉस्ट कैसे देता था? टोटल, कि हमारी टोटल फिक्स कॉस्ट इतने की लगी है, 1 लाख 1.5 लाख या कोई भी अमाउंट देता था। यहां पे हमें फिक्स कॉस्ट एक यूनिट की दे रखी है और वो कितनी दे रखी है? 4 रुपए। आगे बोलता है द कंपनी फिक्सेस इट्स सेलिंग प्राइस टू फेच अ प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन टोटल कॉस्ट। मतलब सेलिंग प्राइस सीधे सीधे ना बता के सेलिंग प्राइस कैलकुलेट करने का एक जरिया दे दिया। कह रहा कंपनी अपना सेलिंग प्राइस कैसे फिक्स करती है? कह रहा जो भी हमारी टोटल कॉस्ट होती है उसमें 20% का प्रॉफिट जोड़कर, आप भी जानते हैं कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल वैल्यू होता है, नहीं? अब यहां पर हमें ध्यान रखें अपनी टोटल कॉस्ट पर 20% जोड़ना है। आप यहां पर देखें, अगर वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट दे रखा है, आप भी जानते हैं इस चैप्टर के लिए दो ही कॉस्ट होती हैं, वेरिएबल और फिक्स। इसका मतलब मैं अगर एक यूनिट की बात करूं तो मेरी एक यूनिट की टोटल कॉस्ट हो गई 20 रुपए, 16 + 4। और इस 20 रुपए पर मैं प्रॉफिट कितना चार्ज करता हूं? 20%, जैसे कि इसने बताया है टोटल कॉस्ट का 20%। तो 20 रुपए का 20% होता है 4 रुपए। तो कॉस्ट हमारी टोटल कॉस्ट 20 रुपए की हो गई, 4 रुपए का हमारा प्रॉफिट हो गया हर एक यूनिट पर। इसका मतलब हम अपना सेलिंग प्राइस कितने रुपए चार्ज कर रहे होंगे? 24 रुपए का। अभी तक जितने क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे वहां पर सेलिंग प्राइस हमें सीधे सीधे दे रखा था, यहां उसने सेलिंग प्राइस निकालने का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो जिम्मेदारी है, वो उसने हमको दे दी। कोई बात नहीं, कर देंगे ये जिम्मेदारी पूरी, नहीं? आइए इस क्वेश्चन नंबर 73 में सबसे पहले ये बेसिक कैलकुलेशन ही हम कर लेते हैं और हम इसको एक वर्किंग नोट का भी नाम दे देते हैं। वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ सेलिंग प्राइस पर यूनिट। हमें यहां पर वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट दे रखी है 16 रुपए। फिर हमें फिक्स कॉस्ट दे रखी है 4 रुपए। क्योंकि इस चैप्टर के लिए हम जानते हैं भाई यही दो तरह की कॉस्ट होती है, इन दोनों को जोड़ देंगे तो टोटल कॉस्ट हमारी 20 रुपए की आ जाएगी। और उसने बोला है जो हमारी टोटल कॉस्ट है उसी का 20% हम प्रॉफिट चार्ज करते हैं। इसका मतलब हर एक यूनिट पर हम 4 रुपए का प्रॉफिट एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो कॉस्ट प्लस प्रॉफिट हमारा सेल वैल्यू आएगा, क्योंकि ये सारी एक यूनिट पर बात हो रही है। तो ये हमारे एक यूनिट का सेलिंग प्राइस निकल आया 24 रुपए। ठीक है जी। अब ना अगर आप इस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट को ध्यान से देखें अगर, तो इसने ना हमसे देखो सबसे पहले क्या मांगा है? ब्रेक इवन सेल्स मांगा है, रुपीज में मांगा है और क्वांटिटी में मांगा है। आप भी जानते हैं ब्रेक इवन पॉइंट चाहे रुपीज में या यूनिट्स में निकालें, हमें फिक्स कॉस्ट तो चाहिए होगा। और फिक्स कॉस्ट ध्यान रखें हमें टोटल चाहिए होता है, एक यूनिट का नहीं चाहिए होता है। ब्रेक इवन पॉइंट निकालने के लिए हम पूरे ऑर्गेनाइजेशन का टोटल फिक्स कॉस्ट की बात करते हैं। तो यहां पर टोटल फिक्स कॉस्ट निकल जाएगी भाई। एक यूनिट की फिक्स कॉस्ट उसने आपको दे रखी है ना 4 रुपए, और हम प्रोडक्शन कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं? 2 लाख यूनिट्स का। तो 2 लाख को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारी टोटल फिक्स कॉस्ट आ जाएगी 8 लाख रुपए की। और हमें ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट्स में निकालने के लिए, क्वांटिटी निकालने के लिए ब्रेक इवन पॉइंट की कंट्रीब्यूशन पर यूनिट चाहिए होता है। और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकालने के लिए आपको पता है सेलिंग प्राइस और वेरिएबल कॉस्ट का डिफरेंस लेते हैं। सेलिंग प्राइस आपने अभी भी निकाल दिया, वेरिएबल कॉस्ट आपको यहां पर 16 रुपए का दे ही रखा है। तो ये 2-3 बेसिक कैलकुलेशन और कर लेते हैं, फिर अपने फर्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ेंगे। तो ऐसा करते हैं कि वर्किंग नोट नंबर 2 में फिक्स कॉस्ट का कैलकुलेशन कर लेते हैं। कैलकुलेशन ऑफ टोटल फिक्स कॉस्ट। एक यूनिट की तो हमको दे रखी है, हमें एक यूनिट की नहीं चाहिए होती है, हमें फिक्स कॉस्ट टोटल चाहिए होती है। तो टोटल फिक्स कॉस्ट इज इक्वल्स टू 2 लाख यूनिट्स हैं, एक यूनिट की 4 रुपए है, 8 लाख रुपए की हमारी फिक्स कॉस्ट आ जाएगी। फिर क्योंकि हमें कंट्रीब्यूशन पर यूनिट भी चाहिए होगा तो हम वो भी कंप्यूट कर लेते हैं। कैलकुलेशन ऑफ कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। सेलिंग प्राइस में से वेरिएबल कॉस्ट को माइनस कर देते हैं।
सेलिंग प्राइस हमने अभी अभी 24 का निकाला ही है, और वेरिएबल कॉस्ट हमको 16 रुपीज की दे रखी है, तो हमारा ये 8 रुपए का कंट्रीब्यूशन निकल आया एक यूनिट का। तो अब ऐसा करते हैं, अब जो जो उसने बातें पूछी हैं वो हम उसे कैलकुलेट करके देते चलते हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर लेते हैं, और इस फर्स्ट पार्ट में इसने हमसे दो चीजें मांगी है, ब्रेक इवन पॉइंट रुपीज में मांगा है और ब्रेक इवन पॉइंट क्वांटिटी में मांगा है। अच्छा, ब्रेक इवन पॉइंट क्वांटिटी के लिए जो दो चीजें हमें चाहिए होती हैं वो दोनों हमने अभी अभी निकाली हैं, फिक्स कॉस्ट भी और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट भी। तो ऐसा कर लेते हैं, पहले ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट्स में ही निकाल देते हैं। ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट्स का फॉर्मूला होता है फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। हमारी फिक्स कॉस्ट हमने कितने की निकाली, 8 लाख रुपए की, और एक यूनिट का कंट्रीब्यूशन हमारा 8 रुपए है, तो हमारा ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट्स में कितना आ गया, 1 लाख यूनिट्स। तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए। देखिए, आप भी जानते हैं कि ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट्स हो या रुपीज हो, होती तो सेल्स ही है। एक सेल यूनिट्स में है कि इतने यूनिट बेचकर हमने ब्रेक इवन अचीव किया, और हम इसको रुपीज में भी बता सकते हैं कि इतने रुपए की सेल करके हमने ब्रेक इवन अचीव किया। मैं अगर चाहूं तो ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीज को निकालने के लिए, क्योंकि ये 1 लाख यूनिट हमने बेचे हैं ब्रेक इवन पर, एक यूनिट हमारा 24 रुपए का बिकता है, ये हम निकाल चुके हैं, तो 1 लाख को 24 से मल्टीप्लाई करके भी हम ब्रेक इवन पॉइंट रुपीज में निकाल सकते हैं। ये बात हमने शुरुआत में सीखी भी थी। और अब अगर चाहें तो फिक्स कॉस्ट को पीवी रेशियो से भी डिवाइड कर सकते हैं। पीवी रेशियो ना, क्योंकि हमने अभी निकाला नहीं है, हालांकि उसने सेकंड पार्ट में हमसे मांगा है, सेकंड पार्ट में हमसे पीवी रेशियो कैलकुलेट करने के लिए बोला है। कुछ बच्चे ये भी कह सकते हैं कि सर हम पहले सेकंड पार्ट कंप्यूट कर लेते, पीवी रेशियो निकल जाती, उसके बाद फर्स्ट पार्ट निकाल लेते। हाँ, ऐसे भी कर सकते थे। और मैं कह रहा हूं क्योंकि ब्रेक इवन पॉइंट रुपीज में निकालने के लिए मैं अगर यहां देखूं तो मुझे पीवी रेशियो की जरूरत नहीं है। मैं अगर इस 1 लाख को सीधा 24 से मल्टीप्लाई कर दूं, भाई 1 लाख यूनिट बेचने पर ब्रेक इवन आता है और हमारा हर एक यूनिट 24 रुपए का बिकता है, तो हमारा ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीज बिना पीवी रेशियो की मदद से भी आ सकता है ना। मतलब हमारा फर्स्ट पार्ट बिना सेकंड पार्ट को कैलकुलेट किए भी सॉल्व हो सकता है। लेकिन आपको लगे कि नहीं सर, हम तो फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो वाला ही फॉर्मूला यूज करेंगे, तो ठीक है, आप इसको ऐसे भी कर सकते थे। कैसे? फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी, फिक्स कॉस्ट हमारी 8 लाख रुपए की है, और पीवी रेशियो, अब क्योंकि आप एक्सपर्ट हैं, मैं फिलहाल वर्बली आपसे पूछूं कि बताओ पीवी रेशियो क्या है, तो आप पीवी रेशियो क्या बोलोगे? सर कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस। कंट्रीब्यूशन हमारा कितने रुपए का है? 8 रुपए का। सेलिंग प्राइस हमारा कितने का है? 24 रुपए का। इसका मतलब 8/24, 8/24 इज आर पीवी रेशियो। अभी निकालेंगे सेकंड पार्ट में। 8/24 का मतलब 1/3। इसका मतलब मैं अगर इसको 1/3 लिख देता हूं तो आप देखोगे ये 3 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ऐसे भी निकाल सकते थे आप 24 लाख रुपए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये हमने यहां पर फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर दिया, क्योंकि हमने अभी पीवी रेशियो निकाला नहीं था, तो मैंने कहा इसको ऐसे भी तो हम कंप्यूट कर ही सकते थे ना, कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी है। लेकिन मान लो अगर आप एग्जाम में प्रेजेंटेशन ऐसे देके आते कि पहले सेकंड पार्ट निकाल लेते, क्योंकि फर्स्ट पार्ट में आपको लग रहा है कि पीवी रेशियो चाहिए होगा, तो पहले पीवी रेशियो निकाल लो, उसके बाद फिर आप फर्स्ट पार्ट कर लो, ऐसे भी कर सकते थे। चलिए अब अपने सेकंड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड पार्ट में इसने हमसे पीवी रेशियो ही मांगा है, बोला है प्रेजेंट पीवी रेशियो निकाल दो। तो प्रेजेंट पीवी रेशियो निकालने के लिए हमें दो चीजें चाहिए होती हैं, कंट्रीब्यूशन और सेलिंग प्राइस। और क्योंकि हमसे पीवी रेशियो निकालने के लिए बोला है, तो हम 100 से मल्टीप्लाई करके परसेंटेज में निकाल के बताएंगे। एक यूनिट का कंट्रीब्यूशन 8 रुपए है, ये 24 रुपए है, तो 8/24 इंटू 100 अगर करोगे तो ये हो जाएगा 33.33%। 33.33%। ये हमारा सेकंड पार्ट भी सॉल्व हो गया। ये हमारा सेकंड पार्ट हो गया। ठीक है जी, चले जी आगे बढ़े। दो पार्ट में कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, थर्ड पार्ट की तरफ बढ़ रहे हैं। हमसे बोला गया है कि हम रिवाइज्ड ब्रेक इवन सेल्स निकाल के बताएं इन रुपीज, एंड रिवाइज्ड पीवी रेशियो भी निकाल के बताएं इफ इट रिड्यूसेस इट्स सेलिंग प्राइस बाय 10%। यहां पर चेंज इन प्राइस आ गया,
और ध्यान रखें इस बार पर यूनिट डेटा एज्यूम करने की जरूरत नहीं है। कुछ बच्चों को हैबिट पड़ जाती है एज्यूम करने की, यहां पे एज्यूम करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं? क्योंकि यहां पर हमें यहां पर यूनिट डेटा दे रखा है भाई। पर यूनिट डेटा आपको पता है, सेलिंग प्राइस 24 रुपए का है, वेरिएबल कॉस्ट 16 रुपए की है, कंट्रीब्यूशन 8 रुपए का है, पता है आपको यहां पर। इसलिए यहां पर हमें एजम्पशन लेने की जरूरत नहीं है। तो हम यहां पर थर्ड पार्ट की तरफ बढ़ रहे हैं, और क्योंकि रिवाइज्ड पीवी रेशियो हमें निकालनी है यहां पर, तो हम जैसे करते थे वैसे ही बना लेते हैं अपना फॉर्मेट। एग्जिस्टिंग रिवाइज्ड पर यूनिट सेलिंग प्राइस। अभी हमारा सेलिंग प्राइस 24 रुपए का है, हमारी वेरिएबल कॉस्ट 16 रुपए की है, तो हमारा कंट्रीब्यूशन 8 रुपए का है। ठीक है ना, हमारी अभी एग्जिस्टिंग पीवी रेशियो 8/16 है, 1/3 है। लेकिन हम अपना सेलिंग प्राइस गिराना चाहते हैं। कितने से गिराना चाहते हैं? 10% से। तो 24 का 10% होता है 2.4। तो 24 रुपए में से 2.4 को माइनस कर दे अगर हम, या 24 का 90% भी ले सकते हैं, क्योंकि 10% अगर प्राइस गिर गया तो 90% ही बचा। या सिंपली 24 में से 2.4 माइनस करके बताओ कितना आया। सर ये आया 21.6। और वेरिएबल कॉस्ट के लिए कुछ नहीं बोला, तो क्या माने, वही सेम ही होगी। तो हमारा नया कंट्रीब्यूशन कितना आ गया? हमारा नया कंट्रीब्यूशन आ गया 5.6 का। हमारा नया कंट्रीब्यूशन कितने का आ गया? 5.6 का आ गया। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए हमारी रिवाइज्ड पीवी रेशियो क्या है, तो हमारा रिवाइज्ड कंट्रीब्यूशन 5.6 का है, हमारा रिवाइज्ड सेलिंग प्राइस 21.6 का है। तो 5.6 को 21.6 से डिवाइड करो और बताओ ये कितना आ रहा है। सर ये आ रहा है 25.925%। तो इसको मैं अगर अप टू 2 प्लेसेस रखूं तो 25.93%। ठीक है ना, एक बार चेक कर लो आप, क्योंकि 25.92 के बाद 5 था तो मैंने इसको 93 कर दिया। ठीक, क्या इसने हमसे ये मांगा था? हाँ, रिवाइज पीवी रेशियो इसने हमसे मांगा है। दो चीजें मांगी है इसने थर्ड पार्ट में, एक रिवाइज पीवी रेशियो जो हमने निकाल दी है, और फिर रिवाइज ब्रेक इवन सेल इन रुपीज मांगा है। खुद ही बताया इसको क्या चाहिए। ठीक है ना, तो हम इसको यहां पर कह सकते हैं ये हमारा ए पार्ट हो गया, बी पार्ट रिवाइज्ड ब्रेक इवन पॉइंट रुपीज में मांगा है, फिक्स कॉस्ट में तो कोई बदलाव नहीं होगा, डिवाइडेड बाय रिवाइज्ड पीवी रेशियो। हमारी फिक्स कॉस्ट 8 लाख रुपए की है, इसको 25.93% से डिवाइड कर देंगे। 8 लाख को 25.93% से डिवाइड करके आ रहा है सर 30,85,229। 30,85,229। एक बार प्लीज आप चेक कर लो। इस बार हमने यहां पर जो है प्राइजेस को एज्यूम नहीं किया क्योंकि प्राइजेस गिवन थे। ठीक है ना, देखिए इसका फोर्थ पार्ट एक अच्छा पार्ट है, आइए जरा इसको रीड करते हैं। कहता है व्हाट वुड बी दी रिवाइज्ड सेल्स इन क्वांटिटी एंड द अमाउंट, मतलब इसने हमसे रिवाइज्ड सेल मांगा है, क्वांटिटी मतलब यूनिट्स में, अमाउंट मतलब रुपीस में। इफ अ कंपनी डिजायर्स अ प्रॉफिट इंक्रीज ऑफ 20% मोर देन द बजटेड प्रॉफिट, मतलब यहां पर आपको इतना तो समझ में आ गया होगा कि डिजायर्ड प्रॉफिट की बात हो रही है। डिजायर्ड प्रॉफिट कितना है वो भी हम देखते हैं, लेकिन डिजायर्ड प्रॉफिट की बात हो रही है, मतलब हमें डिजायर्ड प्रॉफिट के लिए कहीं ना कहीं सेल्स निकालना है यूनिट्स में, रुपीस में। अब सवाल ये उठता है कि डिजायर्ड प्रॉफिट कितना है। अब यहां पर देखो उसने क्या बोला है
कंपनी डिजायर्स अ प्रॉफिट इंक्रीज ऑफ 20% मोर देन द बजटेड प्रॉफिट। देखो हमने ओरिजिनली बजट कितने का बनाया था, मतलब जो हमने ओरिजिनली प्लानिंग करी थी, बजट मतलब प्लानिंग करना ही होता है, हमने ओरिजिनली जो बजट बनाया था वो 2 लाख यूनिट का बनाया था, और हर एक यूनिट पर हम कितने रुपए का प्रॉफिट कमाना चाह रहे हैं। आप देखो भी हमने कैलकुलेट किया था ना, 20% पर हमें हमारी टोटल कॉस्ट पर हमें 20% का प्रॉफिट कमाना है, तो हमने देखा था हमारा हर एक यूनिट का प्रॉफिट कितने रुपए हुआ, 4 रुपए। इसका मतलब जो हमारी ओरिजिनल बजटेड कंडीशंस हैं, 2 लाख यूनिट हम बेचने का सोच रहे थे और हर एक यूनिट पर 4 रुपए कमाना चाहते हैं, इसका मतलब हमारा प्रेजेंट प्रॉफिट 8 लाख रुपए का। कंपनी कह रही नहीं, जितना हमने अभी बजटेड प्रॉफिट सोचा था उससे 20% ज्यादा कमाना चाहते हैं, तो बताओ हमें कितना सेल करना पड़ेगा। इसका मतलब पहले तो हमें डिजायर्ड प्रॉफिट ही निकाल लेना चाहिए। अभी तक जितने क्वेश्चंस की डिजायर्ड प्रॉफिट जनरली हमें सीधे सीधे रेडीमेड फिगर दे रखी होती थी, यहां पर वो कह रहा है कि कंपनी डिजायर्स अ प्रॉफिट इंक्रीज ऑफ 20% मोर देन द बजटेड प्रॉफिट। अब बजटेड प्रॉफिट मतलब जो हमारा अभी प्रेजेंट जो हम बजट बना के बैठे हैं उससे 20% ज्यादा कमाना चाहते हैं, तो हमारा अभी प्रेजेंट बजट कितने यूनिट्स का था, 2 लाख यूनिट्स का था, हर एक यूनिट पर 4 रुपए का प्रॉफिट कमाना चाह रहे हैं। हमने देखा ही भाई 20% हम अपनी टोटल कॉस्ट पे कमाते हैं, टोटल कॉस्ट हमारी 20 रुपए की थी एक यूनिट की, तो उसका 20% 4 रुपए हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि 2 लाख इंटू 4 हमारा प्रेजेंट प्रॉफिट 8 लाख रुपए का हो गया। अब 20% ज्यादा चाहते हैं तो 8 लाख का 20% होता है 1,60,000। इसका मतलब हमारा डिजायर्ड प्रॉफिट यहां पर 9,60,000 का निकलेगा। आओ जरा इसको हम सॉल्व करते हैं। फोर्थ पार्ट, सबसे पहले हम यहां पर प्रेजेंट प्रॉफिट लिख लेते हैं। हम अभी कितना बजट बना के बैठे हैं कि कितनी प्रोडक्शन करेंगे, 2 लाख यूनिट्स का, और हर एक यूनिट पर 4 रुपए का प्रॉफिट हम सोच के बैठे हैं। इसका मतलब हमारा प्रेजेंट प्रॉफिट जो हमने एस्टिमेट किया है वो 8 लाख रुपए का है। लेकिन हमारी लालच बढ़ गई है, कह रहे नहीं भाई हमें डिजायर्ड प्रॉफिट ज्यादा कमाना है। कितना ज्यादा कमाने की सोच रहे हैं हम कह रहे हैं 20% ज्यादा कमाएंगे। तो या तो आप 8 लाख का ही सीधा 120% निकाल लो, 9,60,000 आ जाएगा, या फिर 8 लाख में 8 लाख का 20% जोड़ दो, 8 लाख में 8 लाख का 20% जोड़ दो, तो ये हो जाएगा 8 लाख प्लस 1,60,000, 9,60,000 आ गया। ठीक है, अब हमें रिवाइज्ड सेल्स निकालनी है। क्या निकालनी है? रिवाइज्ड सेल निकालनी है। अगर हमें रिवाइज्ड सेल्स यूनिट्स में निकालनी होती है तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है सर? फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय। अब यहां पर हम डिवाइड सिंपली कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से करें कि रिवाइज कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से करें, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि हमारे प्राइजेस में बदलाव हुए कि नहीं हुए। अगर तो प्राइजेस में बदलाव नहीं हुए हैं तो यहां पर सिंपली कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से डिवाइड करेंगे। लेकिन अगर प्राइजेस में बदलाव हुए हैं तो हमें यहां पर क्या लिखना पड़ेगा? रिवाइज्ड कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। और अगर आप इस फोर्थ पार्ट को पूरा पढ़ेंगे, मतलब जो आखिरी के वर्ड्स हैं वो भी पढ़ें, तो हमें यहां पे दिखता है कि सेलिंग प्राइस हमारा यहां पर 10% से रिड्यूस करके ये सवाल का जवाब देना है। और 10% से रिड्यूस करने पर क्या होता है ये हम ऑलरेडी पॉइंट नंबर 3 में देख चुके हैं। आइए मैं ये पूरा सेंटेंस आपको वापस से पढ़वाता हूं। फोर्थ पार्ट एक बार वापस से पूरा पढ़ते हैं। कहता है व्हाट वुड बी द रिवाइज्ड सेल्स इन क्वांटिटी एंड द अमाउंट, मतलब यूनिट्स और रुपीस में रिवाइज सेल निकालनी है, निकाल देंगे। इफ अ कंपनी डिजायर्स द प्रॉफिट इंक्रीज ऑफ 20% मोर देन द बजटेड प्रॉफिट। ये बेसिकली डिजायर्ड प्रॉफिट की बात कर रहा है, और ये डिजायर्ड प्रॉफिट कितना है ये अब हम निकाल चुके हैं। कितना है? 9,60,000। और डिजायर्ड प्रॉफिट का फॉर्मूला आप जानते हो, अगर हमें रुपीस में निकालना हो फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट डिवाइड बाय पीवी रेशियो, और यूनिट्स में निकालना हो फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। अब ये जो डिनोमिनेटर है इसमें हम सिंपली कंट्रीब्यूशन लेंगे कि रिवाइज कंट्रीब्यूशन लेंगे, सिंपली पीवी रेशियो लेंगे कि रिवाइज पीवी रेशियो लेंगे, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि प्राइसेस में बदलाव हुआ है कि नहीं हुआ। तो यहां पे वो यही कह रहा है कि एंड सेलिंग प्राइस इज रिड्यूस्ड बाय 10% एज अबव इन पॉइंट नंबर 3। कह रहा है ये रिवाइज्ड सेल आपको यही एज्यूम करके निकालनी है कि हमारे सेलिंग प्राइसेस 10% से गिरे हैं, और सेलिंग प्राइस 10% गिरने से हमारा नया कंट्रीब्यूशन कितना निकलेगा ये हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। हमारी नई पीवी रेशियो कितनी निकलेगी ये भी हम निकाल चुके हैं। नहीं तो अगर आप ध्यान से देखें तो पॉइंट नंबर 4 एक्चुअली में पॉइंट नंबर 3 के ही कॉन्टिन्यूएशन में पूछा गया है। पहले पॉइंट नंबर 3 में उसने हमसे
प्राइजेस बदलवा के नया कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकलवा लिया, नई पीवी रेशियो निकलवा ली? नहीं। अब फोर्थ पार्ट में कह रहा है कि अगर हमारे सेलिंग प्राइसेस हम गिरा दें 10% से, जो कि आप ऑलरेडी पॉइंट नंबर 3 में कर चुके हो, तो हमारा रिवाइज्ड सेल क्या होगा अगर हम अपना डिजायर्ड प्रॉफिट 9,60,000 रुपए का चाहते हैं। ये 9,60,000 रुपए हमने अभी अभी कैलकुलेट भी कर दिया। तो आप मुझे जरा बताइए, हम यहां पर फिर अपने इस फॉर्मूला में फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट डिवाइड बाय क्या लिखें? डिवाइडेड बाय लिखना पड़ेगा सर रिवाइज्ड कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, क्योंकि ये बेसिकली जो पार्ट है फोर्थ पार्ट, ये चेंज इन प्राइसेस का ही है। तो फिक्स कॉस्ट तो हमारी वही 8 लाख रुपए, डिजायर्ड प्रॉफिट 9,60,000 का, और हमारा नया कंट्रीब्यूशन, ध्यान रखने 8 रुपए वाला कंट्रीब्यूशन नहीं लिखना है, नया वाला 5.6 का कंट्रीब्यूशन लिखना है। बताओ जी कितना आता है? सर ये आ रहा है 3,14,000, 285.7 है तो उसको 286 कर लेते हैं, ठीक है। और फिर अगर हमें रिवाइज्ड सेल्स रुपीज में निकालना हो तो देखो आप सीधे सीधे ऐसे भी कर सकते हो, 3,14,286 यूनिट्स हैं, और ध्यान रखें आपका हर एक यूनिट रिवाइज्ड कंडीशन में कितने रुपए का बिकता है? 10% प्राइस अगर गिरता है तो 21.6 का बिकता है। तो अगर आप ऐसे निकालोगे इसको यूनिट्स को सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई करके, तो ध्यान रखना 21.6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको। तो 3,14,286 को अगर मैं 21.6 से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये आ रहा है 67,88,000, ये रुपीज में है ना, 67,88,578 आ रहा है। और अगर हम ऐसे नहीं निकालना चाहते तो फिर हम दूसरा तरीका क्या है? फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट डिवाइड किससे करेंगे हम? रिवाइज्ड पीवी रेशियो से। तो थोड़ा सा अलग आ सकता है क्योंकि ऑफ कोर्स पीवी रेशियो हमारी अप्रोक्सीमेट आई थी, कोई एग्जैक्ट तो नहीं आई थी। तो फिक्स कॉस्ट हमारा 8 लाख रुपए का है प्लस 9,60,000 रुपए, और हमारी रिवाइज्ड पीवी रेशियो कितने की है सर? ये है 25.93% की थी, है ना, ये निकाल चुके हम ऊपर, तो 25.93%। तो जरा बताना कितना आ रहा है ये सर? 8 लाख प्लस, फिर से बोलूंगा हो सकता है बराबर ना आए, और बराबर क्यों नहीं आएगा? क्योंकि 25.93 कोई एग्जैक्ट थोड़ी था, आपने अप्रोक्सीमेट पीवी रेशियो निकाला था। तो जरा बताना ये कितना आ रहा है सर? ये आ रहा है 67,87,505। लगभग आप देखोगे तो 1,000 के आसपास का फर्क है, और 67 लाख की फिगर पर 1,000 रुपए चिल्लर समान है, नहीं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, अप्रोक्सीमेशन की वजह से ये डिफरेंस है। आप जैसे भी एग्जाम में करके आओगे दोनों ठीक है। मैंने ये वाला करके आपको इसलिए दिखा दिया क्योंकि कई बार बच्चे ना ये वाला फॉर्मूला कभी लगाते हैं तो यहां पे गलती कर देते हैं, 24 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ध्यान रखें 24 10% सेलिंग प्राइस गिराने से पहले का प्राइस है, क्योंकि इसमें हमें 10% सेलिंग प्राइस गिरा के बात करनी है, तो जो रिवाइज सेलिंग प्राइस है वो 21.6 का है। तो ये क्वेश्चन भी कह सकते हैं एक अच्छा क्वेश्चन था। चलिए अब ऐसा करते हैं, अपने अगले कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। हमने जो पिछला कॉन्सेप्ट लिखा था वो चेंज इन प्राइजेस का ही था, और चेंज इन प्राइजेस के लिए हमने पॉइंट नंबर 20 दिया था, है ना, ये पॉइंट नंबर 20 हमने लास्ट लिखा था। तो अब हमें पॉइंट नंबर 21 की तरफ बढ़ना है। तो अब आप एक फ्रेश हेडिंग डालिएगा, पॉइंट नंबर 21, और अब हम जो अगला कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं उसका नाम है कैश ब्रेक इवन पॉइंट। ये एक और तरह का ब्रेक इवन पॉइंट आ गया जिसको हम क्या नाम दे रहे हैं? कैश ब्रेक इवन पॉइंट। आइए पहले इसके बारे में लिख लेते हैं। कैश ब्रेक इवन पॉइंट considers only cash fixed cost. In other words, depreciation is ignored
while calculating cash break even point. Full stop. It is calculated as under कैश ब्रेक इवन पॉइंट भी हमें दो तरीकों से कैलकुलेट करना है, एक बार यूनिट्स में और एक बार रुपीस में। बस फर्क इतना है कि इस बार हम न्यूमरेटर में टोटल फिक्स कॉस्ट ना लेकर कैश फिक्स कॉस्ट लेंगे। मैं भी एक्सप्लेन कर रहा हूं, पहले आप नोट कर लो। और डिवाइड जैसे पहले कर रहे थे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से, अभी भी कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से ही डिवाइड करेंगे अगर यूनिट्स में निकालना है। और अगर हमें यही कैश ब्रेक इवन पॉइंट रुपीस में कंप्यूट करना हो तो उस केस में कैश फिक्स कॉस्ट को डिवाइड करेंगे पीवी रेशो से। फिर इसके नीचे एक स्टार बना के नोट लिखना, कैश फिक्स कॉस्ट इज इक्वल्स टू टोटल फिक्स कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन। ठीक है, इसको नोट करो, फिर इसके ऊपर बात करना शुरू करें। देखिए, हमने जो पहले ब्रेक इवन पॉइंट पढ़ा और जो अब हम ये ब्रेक इवन पॉइंट पढ़ने वाले हैं, इन दोनों में फर्क सिर्फ एक ही खर्चे का है और उस खर्चे का नाम है डेप्रिसिएशन। जब हमने पहले ब्रेक इवन पॉइंट पढ़ा था तो वहां पर हम ये मान के चल रहे थे कि हम कंपनी की टोटल फिक्स कॉस्ट को कंसीडर करेंगे, लेकिन इस वाले ब्रेक इवन पॉइंट का नाम क्या है? कैश ब्रेक इवन पॉइंट। इसलिए यहां पर फोकस टोटल फिक्स कॉस्ट पे नहीं है, यहां पे हम सिर्फ उन्हीं फिक्स कॉस्ट की रिकवरी पर फोकस करेंगे जो कि हमने कैश में पे करी है। मतलब अगर कोई नॉन कैश फिक्स खर्चा है तो वो हम माइनस कर देंगे, और नॉन कैश फिक्स कॉस्ट का एक मेजर एग्जांपल होता है डेप्रिसिएशन। इसका मतलब अगर हमें कैश फिक्स कॉस्ट कंप्यूट करनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा? टोटल फिक्स कॉस्ट में से डेप्रिसिएशन को माइनस कर देना होगा। अब क्योंकि ना आप में से बहुत से बच्चे हो सकता है नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड के हों, इसलिए मैं पहले कुछ बेसिक्स बता देता हूं आपको, क्योंकि कई बच्चों को हो सकता है डेप्रिसिएशन वगैरह ना पता हो, तो पहले मैं थोड़ा सा बेसिक एक्सप्लेन कर देता हूं। देखिए, जब भी हम कोई बिजनेस करते हैं तो बिजनेस करते वक्त हमें कई सारे खर्चे बियर करने पड़ते हैं, और वो जो खर्चे हम बियर करते हैं उसमें कुछ खर्चे कैश के होते हैं और कुछ नॉन कैश होते हैं। कैश वाले खर्चों को लेकर आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप जानते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हर महीने एम्प्लॉय को सैलरी पे करनी है, कैश में ही देनी होती है। हर महीने लैंडलॉर्ड को रेंट पे करना होता है, कैश में ही देना होता है। बिजली विभाग से बिजली का बिल आता है तो कैश में ही पे करना पड़ता है। ऐसे ही नाना प्रकार के खर्चे हम जो पे करते हैं वो कैश में पे करते हैं। आपने हो सकता है आसपास बिजनेस होते हुए देखा हो, आपके घर में हो सकता है पापा ही बिजनेस में हो, तो आपने देखा होगा वहां पर आप कई सारे खर्चे जो पे करते हैं कैश में पे करते हैं। मतलब बिजनेस के खर्चे कैश वाले भी होते हैं, लेकिन एक खर्चा नॉन कैश भी होता है, और वो नॉन कैश खर्चा अराइज होता है बिकॉज ऑफ द यूज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। हम जब बिजनेस कर रहे होते हैं तो हम कई सारे फिक्स्ड एसेट की मदद ले रहे होते हैं। मैं अगर सपोज अपनी बात करूं, मैं जब आप तक क्लासेस पहुंचाता हूं तो क्लासेस पहुंचाने तक के लिए मैं कई सारे फिक्स्ड एसेट की यहां पर मदद ले रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल, कैमरा से मैं यहां पर क्लासेस को रिकॉर्ड करता हूं, तो क्लासेस की रिकॉर्डिंग के लिए मुझे एक कैमरा की मदद लेनी पड़ती है। फिर ये क्लासेस रिकॉर्ड होती है एक कंप्यूटर पर, मुझे एक कंप्यूटर की मदद लेनी पड़ती है। जिस स्टूडियो में मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूं यहां पर एक एसी भी है, एक एयर कंडीशनर भी है, तो उसकी भी मदद लेनी पड़ती है गर्मियों में। मेरे पास एक लैपटॉप भी रखा है जिसमें मैं नोट्स वगैरह बनाता हूं ताकि आपके पास बुक पहुंच पाए, नहीं तो एक लैपटॉप की भी मुझे मदद लेनी पड़ती है। कहने का मतलब यह है कि मैं आप तक जब क्लासेस पहुंचाता हूं या बुक्स वगैरह आप तक पहुंचती हैं तो मुझे बहुत सारे फिक्स्ड एसेट्स की मदद लेनी पड़ती है। लेकिन जो फिक्स्ड एसेट होते हैं ना, वो हमसे हर महीने खर्चा नहीं मांगते, हर साल के बाद खर्चा नहीं मांगते। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ही साल पूरा होता है कैमरा नहीं बोलता भाई मेरा खर्चा, मेरे को तुमने पूरे साल भर यूज किया है, मुझे भी तो कुछ पे करो। एसी भी बेचारा कुछ नहीं बोलता।
भाई लैंडलॉर्ड को आप 1 महीने किराया ना पे करके देखो, वो पीछे पड़ जाएगा। एम्प्लॉइज को अगर आप 1 महीना सैलरी ना पे करो तो भाई उनको भी अपना घर चलाना है, अगर ज्यादा महीने आप डिले करोगे वो जॉब छोड़ देंगे। कहने का मतलब भाई जो कैश वाले खर्चे होते हैं वो देने पड़ते हैं, नहीं पे करोगे तो वो पीछे आ जाएंगे। लेकिन कैमरे ने मुझसे कभी खर्चा नहीं मांगा, एसी ने मुझसे कभी खर्चा नहीं मांगा, कंप्यूटर ने मुझसे कभी खर्चा नहीं मांगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इनके खर्चे हो नहीं रहे हैं, हर साल धीरे 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 करके ये फिक्स्ड एसेट बूढ़े होते जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कैमरा की बात करूं, अगर मैं कहता हूं उसकी लाइफ 5 साल है, तो इसका मतलब 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल जैसे जैसे 5 साल पूरे होंगे वो कह देगा बस मेरा इतना ही साथ था आपके साथ, वो रिटायर होने के लिए बोलेगा, वो कहेगा ले आओ नया कैमरा। आप अपने घर में भी देखें, घर में देखिए कितने सारे आपके कैश वाले खर्चे होते हैं। आप घर में बिजली का बिल पे करते हैं, पानी का बिल पे करते हैं, गैस का बिल पे करते हैं, घर में राशन वगैरह आता है, सारे कैश वाले खर्चे। लेकिन आपके घर में वॉशिंग मशीन भी है, टेलीविजन भी है, एयर कंडीशनर भी है, सोफा भी है, बेड भी है, अलमीरा भी है, ये सारे फिक्स्ड एसेट आप यूज तो करते हैं पर इनके पैसे नहीं देते। अब आप क्या बोलोगे, सर इनके पैसे हम पहले ही दे चुके हैं। इसका मतलब फिक्स्ड एसेट्स के हमें हर साल पैसे क्यों नहीं देने होते, क्योंकि हम पहले ही पे कर चुके होते हैं। मैंने कैमरा की बात करी, भाई कैमरा मुझसे पैसा किस मुंह से मांगेगा, मैं इसको पहले ही खरीद के जब लेके आया था इसके पैसे दे दिए थे, एसी के पैसे भी मैंने पहले ही खरीदते वक्त दे दिए थे। मतलब जितने भी फिक्स एसेट मैं यूज कर रहा हूं यहां पर उसके पैसे हम एडवांस में ही दे के आते। अब मैं थोड़ा सा स्पेसिफिक होता हूं, अब मैं डेप्रिसिएशन पर आ रहा हूं सीधे सीधे। देखो मैंने जैसे एग्जांपल दिया, मैं अपने फिक्स एसेट को खरीद के लेके आया। फॉर एग्जांपल कैमरा की बात करते हैं, मैंने 1 लाख रुपए का मान लो कैमरा खरीदा और कैमरे वाले भैया ने बताया कि 5 साल आराम से चल जाएगा, मतलब इसकी लाइफ 5 इयर्स की है। अब क्योंकि ये 1 लाख रुपए मैंने खर्च किए हैं और इस 1 लाख रुपए का बेनिफिट मुझे आने वाले 5 सालों में मिलेगा, तो मैं इसलिए इस 1 लाख को ना 5 सालों में डिवाइड कर देता हूं, 20,000 20,000 20,000 20,000। तो मैंने जो पहले साल 20,000 का खर्चा अपनी किताबों में मतलब अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिकॉग्नाइज किया, उस 20,000 को ही बोलते हैं डेप्रीसिएशन। मतलब जो मैंने फिक्स एसेट खरीदा है उस फिक्स एसेट की एक लाइफ होती है और मैं उस फिक्स एसेट के जितने पैसे दे के आता हूं उन पैसों को मैं ओवर द लाइफ ऑफ द फिक्स एसेट स्प्रेड कर देता हूं। मैंने जब ये कैमरा 1 लाख में खरीदा था तो ध्यान रख के मैंने 1 लाख अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में खर्चा नहीं माना था, क्योंकि 1 लाख का बेनिफिट मुझे आने वाले 5 सालों में मिलने वाला है, तो मैं आने वाले 5 सालों में उस खर्चे को डिवाइड कर दूंगा। और क्योंकि उन 5 सालों में मुझे वो 20,000 अब देने थोड़ी है, वो तो मैं पहले ही दे के आ चुका हूं, इसलिए मैं कह रहा हूं आने वाले 5 सालों तक जो मैंने 1 लाख को डिवाइड किया है 20,000 20,000 20,000 20,000, वो एक नॉन कैश खर्चा है। और इस 20,000 को मैं क्या नाम दूंगा, डेप्रिसिएशन। मान लो मैंने एसी खरीदा 50,000 रुपए का और मुझे किसने कहा, मतलब जिसने भी मुझे, जिससे मैंने एसी लिया उसने कहा 10 साल लाइफ है इसकी। इसका मतलब इस 50,000 का बेनिफिट मुझे आने वाले 10 सालों में मिलेगा। तो मुझे आने वाले 10 सालों तो कोई पैसे नहीं पे करने हैं, लेकिन इस 50,000 के खर्चे को मैं आने वाले 10 सालों में ही बांटूंगा। तो 50,000 को 10 से डिवाइड कर दूंगा तो इसका मतलब हर साल का खर्चा कितना आएगा, 5,000 रुपीज। दिस 5,000 इज डेप्रिसिएशन। क्योंकि ये 5,000 मुझे किसी को पे नहीं करना आप, क्योंकि इसकी पेमेंट तो पहले ही करके आ चुका हूं, इसलिए इसको हम नॉन कैश खर्चा बोलते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि डेप्रिसिएशन एक नॉन कैश कॉस्ट है। अब आप जरा ध्यान से सोचें, मैं यहां पर अब क्या निकालने वाला हूं, कैश ब्रेक इवन पॉइंट। और मैं यहां पर सिर्फ क्या कंसीडर कर रहा हूं, कैश फिक्स कॉस्ट। जब भी एक नया बिजनेस, याद करो मैंने आपको बताया था कि ब्रेक इवन पॉइंट कौन निकालेगा, जब कोई नया बिजनेसमैन नया बिजनेस स्टार्ट करेगा। नया बिजनेस स्टार्ट करेगा उसका फोकस पहले किस पे रहेगा, यार कम से कम मेरे खर्चे निकल जाए। जानते हो शुरुआत में जब कोई नया नया बिजनेस स्टार्ट करता है ना, उसको डेप्रिसिएशन की भी नहीं पड़ी होती, भले ही उसने फिक्स एसेट लगा दिए हैं। जैसे जब हमने नया नया क्लासेस जब स्टार्ट करी थी तो हमने चेयर्स वगैरह खरीदी, हमने उस टाइम पर बोर्ड वगैरह खरीदा, एसी वगैरह लगवाया, बहुत सारे खर्चे किए, इन्वेस्टमेंट करी, बहुत सारे फिक्स एसेट लेके आए। लेकिन शुरुआत में इस बात पे फोकस नहीं था कि पता नहीं इनका डेप्रिसिएशन रिकवर होगा कि नहीं होगा ना, शुरुआत में बस इसी बात पे फोकस था, भाई लैंडलॉर्ड का किराया निकल जाए, जो स्टाफ रखा उनको सैलरी पे कर दूं और जो बिजली का बिल वगैरह का वो पे कर दूं। मतलब ये कि मेरा शुरुआत में फोकस सिर्फ खर्चों को रिकवर करने में था, जो कैश वाले खर्चे हैं उनकी रिकवरी पे था। भाई इमीडिएट तंग करने वाले तो कैश वाले ही है ना, जिनको कैश में पे करना है, नॉन कैश वाला तंग थोड़ी करेगा। अगर मान लो आपने कैमरे का डेप्रिसिएशन नहीं प्रोवाइड किया तो कोई मांगने थोड़ी आ रहा है। तो जो शुरुआत की बात होती है, हम थोड़ा सा अगर कहें कि नहीं यार अभी इमीडिएट सर्वाइवल की बात करो, तो इमीडिएट सर्वाइवल तो हम जो बेसिकली कर पाएंगे वो कब कर पाएंगे, जब एटलीस्ट कैश वाले खर्चे बेयर कर पा रहे हो। इसका मतलब अगर मान लो हमारे टोटल फिक्स कॉस्ट 50,000 रुपए की है, जिसमें से 10,000 डेप्रिसिएशन भी है,
तो जब हम नॉर्मल वाला ब्रेक इवन पॉइंट निकालेंगे तो वहां पर हम 50,000 का खर्चा कंसिडर करेंगे, लेकिन कैश वाले ब्रेक इवन पॉइंट में हम 10,000 को हटा देंगे। हम कह रहे हैं अभी किसी को देना नहीं है ना, इसको साइड करो, जो देने हैं पहले उस पर फोकस करो। 40,000 पे करते हैं तो पहले इस 40,000 की रिकवरी पर फोकस करते हैं। ध्यान रखें 10,000 भी हम रिकवर करने की कोशिश करेंगे। क्यों? क्योंकि एक टाइम के बाद तो एसेट बूढ़ा होगा ना, 5 साल के बाद वो कैमरा चेंज करना पड़ेगा। अगर मैंने उसका खर्चा नहीं प्रोवाइड किया तो 5 साल बाद फिर नए कैमरा लाने के पैसे कहां से आएंगे भाई? तो डेप्रिसिएशन का खर्चा भी प्रोवाइड करना होता है, तभी वो हमारे लिए एक बिल्कुल जेन्युइन बिजनेस एक्सपेंस होता है। लेकिन जब हम ब्रेक इवन की बात कर रहे हैं, अभी हमारा फोकस शुरुआत में किस पर होता है कि यार एटलीस्ट कैश वाले खर्चे तो पहले रिकवर करो, बाद में देख लेंगे नॉन कैश वाले को, क्योंकि वो सर पे खड़े हैं। इसलिए कैश ब्रेक इवन पॉइंट निकाला जाता है कि जो सर पे लोग खड़े हैं उनकी पहले रिकवरी पर फोकस करो। ठीक है, मेरे ख्याल से बात आपको समझ में आ गई होगी, और मैं अब एग्जांपल की मदद से बात करूंगा तो आपको और ज्यादा क्लैरिटी आ जाएगी। तो इसके नीचे ना एक एग्जांपल लिखेगा, एबीसी लिमिटेड provides you the following details. Selling price 10 rupees, variable cost 6, contribution 4, fixed cost including depreciation rupees 1 lakh, depreciation rupees 20,000, calculate break even point units, break even point rupees, कैश ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट्स में, और ऐसे ही कैश ब्रेक इवन पॉइंट रुपीस में। ठीक है, अब पहले दो ब्रेक इवन पॉइंट में तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये तो हम कई बार कर चुके हैं। जब हम नॉर्मली ब्रेक इवन पॉइंट निकालते हैं तो ध्यान रखें हमें टोटल फिक्स कॉस्ट ही लेनी होती है, कैश और नॉन कैश मिला के। और क्योंकि हमें यूनिट्स में निकालना है तो डिवाइड किससे करेंगे? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से। तो हमारी टोटल फिक्स कॉस्ट इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन कितनी है? 1 लाख रुपए है। तो नॉर्मल वाले ब्रेक इवन पॉइंट में 1 लाख की ही फिक्स कॉस्ट की रिकवरी पर फोकस करते हैं। ठीक है, तो 1 लाख डिवाइडेड बाय एक यूनिट का कंट्रीब्यूशन कितना है? 4 रुपए का। इसका मतलब हमारी कैश और नॉन कैश दोनों फिक्स कॉस्ट कब रिकवर हो जाएंगी? 25,000 यूनिट्स को बेचकर। और अगर हमें यही रुपीस में निकालना हो तो हमारा फिर फॉर्मूला क्या हो जाएगा? टोटल फिक्स कॉस्ट को पीवी रेशियो से डिवाइड कर देंगे। तो हमारी पीवी रेशियो यहां पर क्या होगी? सर पीवी रेशियो है 4/10.4। तो ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीस हमारा आ जाएगा 1 लाख डिवाइडेड बाय 0.4। जरा करके बताओ कितना आ रहा है? सर ये 2,50,000 आ रहा है। और अगर हम 25,000 को 10 से मल्टीप्लाई भी कर सकते थे भाई, यूनिट्स में हमारे पास आ गया, रुपीस में निकालने के लिए 10 से मल्टीप्लाई भी कर सकते थे। ठीक है ना? अब यहां पर जो हमें मेन सीखना है वो क्या सीखना है कि ये कैश ब्रेक इवन पॉइंट कैसे निकलता है। कैश ब्रेक इवन पॉइंट कंप्यूट करने के लिए पहले हमको क्या चाहिए? पहले हमको कैश वाली फिक्स कॉस्ट चाहिए। और कैश वाली फिक्स कॉस्ट कैसे आती है? टोटल फिक्स कॉस्ट में से
नॉन कैश वाली फिक्स कॉस्ट को माइनस करके हमें टोटल फिक्स कॉस्ट इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन 1 लाख रुपए की दे रखी है ना। और हमारी नॉन कैश मतलब डेप्रिसिएशन हमारी कितना है यहां पर 20,000 का। तो 1 लाख में से 20,000 को अगर मैं माइनस करता हूं तो हमारी कैश वाली फिक्स कॉस्ट 80,000 की आती है। ठीक, बस अब यही करना है डिफरेंस कि 1 लाख की जगह आपको 80,000 कंसिडर करना है, वो कैश ब्रेक इवन पॉइंट हो जाएगा। नहीं, तो मुझे अगर कैश ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट्स में कंप्यूट करना हो तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कैश फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो 80,000 को मैं अगर डिवाइड कर देता हूं कंट्रीब्यूशन पर यूनिट मतलब 4 से, तो हमारा ये कितना निकल आएगा 20,000 यूनिट्स। इस 20,000 का क्या मतलब है कि ऐसे फिक्स कॉस्ट जो हमारे बिल्कुल सर पे खड़े हैं, जिनको मुझे अभी इमीडिएट बेसिस पे पे करना है, अगर उनका हम पेमेंट टाइमली करना चाहते हैं तो कम से कम कितने यूनिट्स बेचने पड़ेंगे 20,000। मतलब जैसे ही हम 20,000 यूनिट्स बेच लेंगे तो हम तसल्ली में आ जाएंगे, चल यार एम्प्लॉय की सैलरी पे हो जाएगी, लैंडलॉर्ड का रेंट पे हो जाएगा, और भी जो फिक्स खर्चे हैं वो भी पे हो जाएंगे। और जैसे ही हम 25 बेच लेंगे जो हमारा नॉर्मल वाला ब्रेक इवन था, तो उसका क्या मतलब है, हमने कैश वाले खर्चे तो रिकवर कर लिए, साथ में कैमरे का डेप्रिसिएशन, एसी का डेप्रिसिएशन, लैपटॉप का, कंप्यूटर का डेप्रिसिएशन, मतलब जो भी हमारे फिक्स एसेट हम यूज कर रहे हैं उनका डेप्रिसिएशन भी रिकवर कर लिया। तो 20,000 पर कैश वाले खर्चे रिकवर हो जाएंगे। ऑफ कोर्स कैश वाले खर्चे का ब्रेक इवन जल्दी आएगा क्योंकि उसमें कम खर्चे हैं, और टोटल वाले फिक्स कॉस्ट में ब्रेक इवन थोड़ा और आगे आएगा क्योंकि उसमें नॉन कैश भी ऐड हो गया। नहीं, ये कहानी है। चलिए अब हम फोर्थ पार्ट भी कंप्यूट कर लेते हैं जहां पर हमको कैश ब्रेक इवन पॉइंट रुपीज में निकालना है। तो कैश फिक्स कॉस्ट को पीवी रेशियो से डिवाइड कर देते हैं। 80,000 डिवाइडेड बाय 0.4, 2 लाख। कैश ब्रेक इवन पॉइंट पर हमारे इंस्टीट्यूट के एक स्टडी मैट का क्वेश्चन अब हम कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर है 50। ये अगर आप देखेंगे तो हमारे इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन है। कहता है एमएनपी लिमिटेड सोल्ड 2,75,000 यूनिट्स ऑफ इट्स प्रोडक्ट एट ₹37.5 पर यूनिट। मतलब हमें सेलिंग प्राइस दे रखा है 37.5 रुपए का, फिर हमें वेरिएबल कॉस्ट भी दे रखी है 17.5 रुपए की। इसका मतलब अगर हम चाहे तो यहां पर कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट निकाल सकते हैं। 37.5 में से 17.5 माइनस कर दो, 20 रुपए का हमारा क्या निकल आएगा कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट। यहां पे ना इसने हमको वेरिएबल कॉस्ट के भी ना बाइफर्केशन दे रखी है। कह रहा जो 17.5 रुपए की वेरिएबल कॉस्ट है, इसमें 14 रुपीज की वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है और 3.5 रुपए की वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट है। भाई हमें बाइफर्केशन का करना भी क्या है, हमें तो वैसे भी टोटल वेरिएबल कॉस्ट ही चाहिए होती है पर यूनिट। अगर हमें अलग अलग पता बताता तो हम खुद जोड़ देते उसको, नहीं। तो ये जो ब्रैकेट में इंफॉर्मेशन दी है कि उसने बाइफर्केट करके दिया है, हमें उसकी ऐसा जरूरत नहीं है। हमें ये 17.5 रुपए से मतलब है, वो हमें बता दिया इसने सीधे सीधे। अच्छा, उसके बाद कहता है कि फिक्स कॉस्ट आर इनकर्ड यूनिफॉर्मली थ्रू आउट द ईयर एंड अमाउंटिंग टू ₹35 लाख रुपए। और इस 35 लाख के ब्रैकेट में उसने लिख दिया कि इसके अंदर क्या इंक्लूड है, डेप्रीसिएशन इंक्लूड है। और डेप्रीसिएशन कितने रुपए का इंक्लूड है, 15 लाख रुपए का। इसका मतलब टोटल फिक्स कॉस्ट 35 लाख की हो गई और कैश फिक्स कॉस्ट 20 लाख की हमारी हो जाएगी। 35 लाख में से 15 लाख माइनस कर देंगे। फिर कहता है देयर इज नो बिगनिंग और एंडिंग इन्वेंट्रीज। ठीक है, हमसे क्या बोल रहा है, कंप्यूट ब्रेक इवन सेल्स लेवल क्वांटिटी, मतलब हमसे ब्रेक इवन मांगा है, क्वांटिटी मतलब यूनिट्स में। और उसके बाद फिर बोलता है कैश ब्रेक इवन सेल लेवल क्वांटिटी, इसका मतलब दोनों ही हमसे यूनिट्स में मांगे हैं। एक बार नॉर्मल वाला ब्रेक इवन पॉइंट और दूसरी बार कैश वाला ब्रेक इवन पॉइंट। नहीं तो आइए जरा इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 50। पहले हम नॉर्मल वाला ब्रेक इवन पॉइंट निकाल देते हैं यूनिट्स में। नॉर्मल वाले ब्रेक इवन पॉइंट का क्या फॉर्मूला होगा, हमें टोटल फिक्स कॉस्ट लेनी है, कैश नॉन कैश मिलाकर जो होती है वो वाली, और उसको हम डिवाइड कर देंगे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से।
तो टोटल फिक्स कॉस्ट तो हमें यहां पर 35 लाख की दे ही रखी है, तो हमें यहां पर अब क्या कंप्यूट करना है, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। कैसे आएगा, सेलिंग प्राइस में से वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करके। तो 37.5 में से अगर मैं 17.5 की वेरिएबल कॉस्ट को माइनस कर देता हूं तो हमारा एक यूनिट का कंट्रीब्यूशन 20 रुपए आएगा। और फिर ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट्स में निकालने का हमारा फॉर्मूला क्या है, टोटल फिक्स कॉस्ट जो कि है 35 लाख, उसको डिवाइड कर देंगे 20 रुपीज से। तो 35 लाख को अगर 20 से डिवाइड करते हैं तो बताइए कितना आ रहा है। सर ये आ रहा है 1,75,000 यूनिट्स। ठीक है, ये हमारा नॉर्मल वाला ब्रेक इवन पॉइंट है जहां पर हम टोटल फिक्स कॉस्ट कंसीडर करते हैं। अब हमें कैश ब्रेक इवन पॉइंट की क्वांटिटी निकालनी है, मतलब कैश ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट्स में निकालना है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, न्यूमरेटर में कैश वाली फिक्स कॉस्ट लेनी पड़ेगी और उसको हम डिवाइड कर देंगे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से। तो बताइए हमारी कैश वाली फिक्स कॉस्ट कितनी होगी। सर 35 लाख की हमारी टोटल फिक्स कॉस्ट है और हमारा डेप्रीसिएशन का अमाउंट है 15 लाख रुपीज। तो इसमें से 15 लाख रुपए माइनस कर दो आप, तो हमारी कैश फिक्स कॉस्ट हो जाएगी 20 लाख रुपए। तो कैश ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट्स में हमारा निकल आएगा 20 लाख डिवाइडेड बाय 20। बताइए जी कितना आ रहा है। सर ये आ रहा है 1 लाख यूनिट्स। अब ये क्वेश्चन हमारे इंस्टीट्यूट के स्टडी मैट का है, ठीक है ना, एग्जाम में आ सकता है, बिल्कुल एज इट इज आ सकता है, ध्यान रखिएगा। सिंपल सा प्यारा सा बेसिक सा क्वेश्चन है। कैश ब्रेक इवन पॉइंट से रिलेटेड मैं आपको एक क्वेश्चन ना सीए एग्जाम का करवा रहा हूं, और जो वो सीए एग्जाम का हम क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 74, बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन ना हमारे इंस्टीट्यूट ने, मतलब आईसीएसआई ने भी पास्ट में पूछा हुआ है, तो इसलिए इसके आने की प्रोबेबिलिटी एग्जाम में है। ये क्वेश्चन सीए इंस्टीट्यूट ने 2018 मई में पूछा 8 मार्क्स में। और सही बताऊं तो इस क्वेश्चन के थ्रू आपका नॉर्मल वाला ब्रेक इवन पॉइंट, कैश वाला ब्रेक इवन पॉइंट, कंपोजिट ब्रेक इवन पॉइंट, तीनों की ही आपकी प्रैक्टिस और रिवीजन हो जाएगी। और इंपॉर्टेंट भी है ये क्वेश्चन, जैसे मैंने कहा। आइए जरा इस क्वेश्चन को रीड करते हैं। कहता है कंपनी इज प्रोवाइडिंग एन आइडेंटिकल प्रोडक्ट इन 2 फैक्ट्रीज, द फॉलोइंग आर द डिटेल्स इन रिस्पेक्ट ऑफ बोथ द फैक्ट्रीज। अगर आपको कंपोजिट ब्रेक इवन पॉइंट की डिस्कशन याद हो तो मैंने आपसे कहा था कि कंपोजिट ब्रेक इवन पॉइंट हम वहां पर निकालते हैं जहां पर या तो मल्टीपल प्रोडक्ट्स हो या मल्टीपल फैक्ट्रीज हो। जैसे यहां पर हमें मल्टीपल फैक्ट्रीज दे रखी हैं, और मैंने आपको याद हो एग्जांपल भी दिया था कि मान लो एप्पल जो है वो सिर्फ एक सिंगल प्रोडक्ट आईफोन बनाती है, हालांकि एप्पल के और भी कई सारे प्रोडक्ट्स हैं, पर मान लो आईफोन बनाती है, और अलग अलग कंट्रीज में उनकी अलग अलग फैक्ट्री है, मान लो इंडिया में, चाइना में, वियतनाम में, ब्राजील में। तो हर एक कंट्री में जो जो फैक्ट्री होगी ऑफ कोर्स उसका कॉस्ट स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा। हालांकि यहां पर अगर आप देखें तो फैक्ट्री एक्स और फैक्ट्री वाई का कह रहा है कि हम दोनों से प्रोडक्शन करते हैं, लेकिन हमने सेलिंग प्राइस सेम रखा हुआ है, सेलिंग प्राइस में कोई बदलाव नहीं रखा। लेकिन फैक्ट्री एक्स में हमारा वेरिएबल कॉस्ट 40 रुपए का पड़ता है और फैक्ट्री वाई में 35 रुपए का पड़ता है। फिक्स कॉस्ट फैक्ट्री एक्स की कम है लेकिन फैक्ट्री वाई की ज्यादा है, मतलब फैक्ट्री वाई में अगर वेरिएबल कॉस्ट सस्ता है लेकिन फिक्स कॉस्ट वहां पे ज्यादा है। भाई हर एक फैक्ट्री का अपना एक कॉस्ट स्ट्रक्चर होगा जो हमें यहां पर दे रखा है। फिर हमें डेप्रीसिएशन भी बता रखा है कि इन फिक्स कॉस्ट में डेप्रीसिएशन का अमाउंट इतना इतना इंक्लूड है, और उसके बाद हमें फिर सेल्स इन यूनिट्स भी दे रखे हैं, और साथ में ना एक प्रोडक्शन कैपेसिटी करके भी दे रखा है। इस सेल्स इन यूनिट्स और प्रोडक्शन कैपेसिटी में क्या फर्क होता है मैं इसको भी एक्सप्लेन भी करूंगा आपको, ठीक। फिलहाल यू आर रिक्वायर्ड टू डिटरमिन नंबर 1
ब्रेक इवन पॉइंट फॉर ईच फैक्ट्री इंडिविजुअली। अब देखो यहां पर दोनों फैक्ट्रीज का ना फिक्स कॉस्ट अलग अलग दे रखा है, तो आप दोनों ही फैक्ट्री का अलग अलग ब्रेक इवन पॉइंट निकाल सकते हो। भाई आपके पास फिक्स कॉस्ट है, दोनों की फिक्स कॉस्ट है, हाँ सर दोनों की फिक्स कॉस्ट है, दोनों का कंट्रीब्यूशन पर यूनिट भी आप निकाल लोगे, पहले वाली का 10 रुपए है और दूसरे वाले का 15 रुपए है। हालांकि यहां पर यह नहीं बताया कि ब्रेक इवन पॉइंट हम यूनिट्स में निकालें कि रुपीज में निकालें, और अगर क्वेश्चन स्पेसिफाई ना करे तो फिर हमारी चॉइस होती है कि हम यूनिट्स में निकाल दें या रुपीज में निकाल दें। अब अगर आप देखो ना, यूनिट्स में निकालने के लिए आपको कंट्रीब्यूशन पर यूनिट चाहिए, जिसकी फिगर यहां पे रेडीमेड दिख रही है। फैक्ट्री एक्स का कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 10 रुपए है और वाई का 15 रुपए है। अगर हम रुपीज में निकालेंगे तो फिर हमें ना एक एक्स्ट्रा स्टेप और फॉलो करना पड़ेगा पीवी रेशियो कंप्यूट करने का। यूनिट्स में निकालने के लिए सीधे सीधे रेडीमेड फिगर है, तो यहां पे यूनिट्स में निकालना ज्यादा कन्वीनियंट है। और अगर आप क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन देखोगे ना, तो क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन देख के भी आपको लगेगा वो जब जब सेल्स की बात कर रहा है तो वो यूनिट्स में ही कर रहा है। जैसे यहां पर देखो सेल्स उसने दे रखी है, किस में दे रखी है, यूनिट्स में दे रखी है। फिर से वो एक प्रोडक्शन कैपेसिटी देता है, किस में दे रहा है, यूनिट्स में दे रहा है। तो क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन को देख के लगता है कि हमसे यूनिट्स में ही एक्सपेक्टेड है, हालांकि ऐसा कुछ क्लियरली मेंशन नहीं है। तो अगर आप रुपीज में भी मान लो निकाल आते हो तो वो भी गलत नहीं होगा। लेकिन ना इस क्वेश्चन के साथ मैं एक रीजन और भी है कि मैं इसको यूनिट्स में निकालना चाहूंगा, वो ये कि ये क्वेश्चन सीए इंस्टीट्यूट का है, ठीक है। अब सीए इंस्टीट्यूट ने जब इसका सोल्यूशन इशू किया, जैसे हमारा इंस्टीट्यूट भी जब एग्जाम होता है ना तो फिर सजेस्टेड आंसर्स निकालता है, गाइडलाइन आंसर बोलते हैं हम उसको। ऐसे ही सीए इंस्टीट्यूट भी जब कोई अटेम्प्ट होता है तो उसके बाद सजेस्टेड आंसर्स निकालता है। तो सीए इंस्टीट्यूट ने जब इसके सजेस्टेड आंसर निकाले तो इसमें सारे के सारे ब्रेक इवन पॉइंट इंस्टीट्यूट ने यूनिट्स में ही कंप्यूट किए। मतलब यहां आप देखोगे सारे ब्रेक इवन पॉइंट मांगे हैं, यूनिट्स में ही कंप्यूट किया सीए इंस्टीट्यूट ने। तो अब होगा क्या, अगर मान लो हमारे एग्जाम में ये सेम क्वेश्चन कॉपी पेस्ट होता है तो जिस तरीके से क्वेश्चन कॉपी पेस्ट होगा ना, वहां से आंसर भी कॉपी पेस्ट हो जाएगा। मतलब हमारा इंस्टीट्यूट भी जब सजेस्टेड आंसर निकालेगा तो वो सीए इंस्टीट्यूट वाला आंसर ही देखना इशू कर देगा। इसका मतलब हमसे फिर एक्सपेक्टेड हो जाता है कि हम भी बिल्कुल वैसे ही सॉल्व करें। मैं फिर से बोल रहा हूं, रुपीज में भी कर दोगे कोई दिक्कत नहीं है, पर हम क्यों ना वैसा ही करें जिस तरीके से हमारा इंस्टीट्यूट चाहेगा फ्यूचर में। अगर ये क्वेश्चन आता है तो हम भी यहां यूनिट्स में ही निकाल देते हैं। यूनिट्स में निकालने के मैंने आपको दो रीजन दिए। एक तो क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन से ऐसा लग रहा है कि यूनिट्स में ही निकालना है, क्यों, क्योंकि कंट्रीब्यूशन पर यूनिट यहां पर सीधे सीधे निकल रहा है, और फिर आप देखिए जहां जहां सेल की बात हो रही है वो यूनिट्स में ही कर रहा है। और फिर सीए इंस्टीट्यूट, दूसरा इंपॉर्टेंट रीजन क्या है, सीए इंस्टीट्यूट ने भी जब इसके सजेस्टेड आंसर्स निकाले तो उन्होंने भी यूनिट्स में ही सॉल्व किया, तो हम भी यूनिट्स में ही कर देते हैं। हालांकि मैं फिर से बोलूंगा, रुपीज में भी अगर आप निकाल आते हैं तो वो भी गलत नहीं होगा। तो ठीक है, फिर स्टार्ट करते हैं इसके सोल्यूशन को। पहले हम क्वेश्चन नंबर 74 का एक फॉर्मेट बना लेते हैं, ठीक है। आप क्या करिए, यहां पर लिखिए एक कॉलम फैक्ट्री एक्स, दूसरा कॉलम फैक्ट्री वाई। फर्स्ट पॉइंट, हमें ब्रेक इवन पॉइंट यहां पर निकालने के लिए बोला है फॉर ईच फैक्ट्री इंडिविजुअली, और हम यहां पर किस में निकाल रहे हैं, यूनिट्स में। क्वेश्चन ने कहा नहीं है, हम खुद से ही निकाल रहे हैं। अगर हमें यूनिट्स में निकालना हो तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, हमारा फॉर्मूला होता है फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। फैक्ट्री एक्स की हमारी फिक्स कॉस्ट कितनी है, ध्यान रखें जब हम नॉर्मल वाला ब्रेक इवन पॉइंट निकालते हैं तो हमें टोटल फिक्स कॉस्ट लेनी होती है इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन वाली। नॉर्मल फिक्स कॉस्ट हमारी 2 लाख है और ये 3 लाख है, तो हम 2 लाख को डिवाइड कर देंगे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से, और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट यहां पर कितना आएगा, 50 माइनस 40, सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट, मतलब 10 रुपए। तो अगर मैं 2 लाख को 10 से डिवाइड करता हूं तो ये आ जाता है 20,000 यूनिट्स। ऐसे ही फैक्ट्री वाई, उसका फिक्स कॉस्ट 3 लाख रुपए है और उसका सेलिंग प्राइस 50 है, वेरिएबल कॉस्ट 35 है, तो 3 लाख को 15 से डिवाइड करने पर बताओ कितना आता है। सर ये आ रहा है, ये भी 20,000 यूनिट्स आ रहा है। इसका मतलब जहां तक ब्रेक इवन पॉइंट का सवाल है, दोनों का ही ब्रेक इवन पॉइंट सेम है, दोनों ही फैक्ट्रीज का ब्रेक इवन पॉइंट सेम है। सेकेंड पॉइंट, अब हमें कंप्यूट करना है कैश ब्रेक इवन पॉइंट। और कैश ब्रेक इवन पॉइंट हम कैसे निकालते हैं, हम कैश फिक्स कॉस्ट को डिवाइड कर देते हैं
कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से। ये कैश फिक्स कॉस्ट कैसे आती है सर? कैश फिक्स कॉस्ट निकालने के लिए हमें टोटल फिक्स कॉस्ट में से डेप्रीसिएशन को माइनस करना होता है। तो हमारी टोटल फिक्स कॉस्ट 2 लाख रुपए की है और हमारा डेप्रीसिएशन फैक्ट्री एक्स का 40,000 है। तो 2 लाख में से 40,000 हम अगर माइनस कर देते हैं तो कैश फिक्स कॉस्ट 1,60,000 आएगी। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट यहां पर 10 रुपए का है, तो ये आ जाएगा 16,000 यूनिट्स। ठीक है जी। इधर हमारी टोटल फिक्स कॉस्ट 3 लाख रुपए की है और हमारा डेप्रीसिएशन फैक्ट्री वाई में 30,000 का है और इसको हम डिवाइड कर देंगे 15 से। तो 2,70,000 को 15 से डिवाइड अगर हम करते हैं तो ये 18,000 यूनिट्स का हमारा कैश ब्रेक इवन पॉइंट निकलता है। मेरे ख्याल से ये दोनों आपके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कैश ब्रेक इवन पॉइंट और नॉर्मल वाला ब्रेक इवन पॉइंट। नॉर्मल वाले ब्रेक इवन पॉइंट में हम क्या करते हैं, टोटल फिक्स कॉस्ट लेते हैं और कैश वाले ब्रेक इवन पॉइंट में कैश फिक्स कॉस्ट लेते हैं। चलिए अब हम अपने थर्ड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड पार्ट में उसने हमसे बोला है ब्रेक इवन पॉइंट फॉर अ कंपनी एज अ होल assuming the present product mix is in sales ratio। अब ध्यान से यहां पर देखिए, हमें अब कंपोजिट ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है। कंपोजिट ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला बताइए सर। कंपोजिट ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला होता था कंबाइंड फिक्स कॉस्ट। कंबाइंड फिक्स कॉस्ट, यहां पे कंबाइंड फिक्स कॉस्ट हमारी कितनी है, 5 लाख रुपीस। 2 लाख रुपए फैक्ट्री एक्स की, 3 लाख रुपए फैक्ट्री वाई की। तो कंबाइंड फिक्स कॉस्ट लेते हैं, डिवाइड किससे करते हैं, ओवरऑल कंट्रीब्यूशन पर यूनिट या फिर एवरेज कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से या फिर ओवरऑल पीवी रेशियो से, डिपेंड करता है यूनिट्स में निकाल रहे हैं कि रुपीस में निकाल रहे हैं। यहां पर हम सारे आंसर यूनिट्स में दे रहे हैं तो इसलिए यहां पर भी हम यूनिट्स में निकाल देंगे। तो हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, कंपोजिट या ओवरऑल ब्रेक इवन पॉइंट का कंबाइंड फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय एवरेज कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। कंपोजिट ब्रेक इवन पॉइंट अगर आपको याद हो तो मैंने आपसे कहा था हमारे लिए मेन कैलकुलेशन कौन सी वाली होती है, एवरेज कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकालने की। और एवरेज कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कैसे आएगा, कंपनी एज अ होल टोटल कितना कंट्रीब्यूशन कमा रही है डिवाइडेड बाय कंपनी के टोटल यूनिट्स कितने हैं। नहीं, ऐसा ही कुछ था। तो आओ जरा इस थर्ड पार्ट को हम सॉल्व कर रहे हैं। अब क्योंकि ना हम जो कंपोजिट ब्रेक इवन पॉइंट कंप्यूट करेंगे वो कंपनी का ओवरऑल बेसिस पे करेंगे। अब ना इंडिविजुअली फैक्ट्री एक्स की बात हो रही है ना वाई की बात हो रही है, ओवरऑल बेसिस पे बात हो रही है। तो अब हम किसी कॉलम के नीचे वर्किंग नहीं करेंगे। ये दो पार्ट्स तो हमने कॉलम बना के प्रॉपर कर लिया क्योंकि फैक्ट्री एक्स का अलग निकला, फैक्ट्री वाई का अलग निकला। अब हम कंपोजिट ब्रेक इवन पॉइंट निकाल रहे हैं तो वो एक्स या वाई का नहीं, ओवरऑल बेसिस पर बात हो रही है। तो अब हम ये इसको आप चाहो तो इसको एक प्रॉपर बॉक्स में डाल के अब थर्ड पार्ट की तरफ हम बढ़ रहे हैं। ठीक है, थर्ड पार्ट में हमें ओवरऑल ब्रेक इवन पॉइंट कंप्यूट करना है और इसको भी हम किस में कंप्यूट कर रहे हैं, यूनिट्स में ही कंप्यूट कर रहे हैं। इसका फॉर्मूला क्या होगा सर, इसका फॉर्मूला होगा कंबाइंड फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय एवरेज कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। कंबाइंड फिक्स कॉस्ट आप भी जानते हो वो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, वो तो हमें सिंपली दोनों को जोड़ देना है, 2 + 3 लाख। हमें मेनली क्या कंप्यूट करना है, ये एवरेज कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कैसे आएगा। तो कैलकुलेशन ऑफ एवरेज कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, इसके लिए हम क्या कर रहे थे, हम एक कॉलम प्रोडक्ट का बना रहे थे। यहां पर प्रोडक्ट नहीं है, यहां पर फैक्ट्री है एक्स वाई, फिर हम लिख रहे थे उसका कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना कितना है, फैक्ट्री एक्स का 10 रुपए है और फैक्ट्री वाई का 15 रुपए है। उसके बाद हम यूनिट्स लिख रहे थे और यूनिट्स बेसिकली कौन से, जो हम यूनिट्स बेच रहे थे। ध्यान रखें कैपेसिटी और सेल्स में मैं फर्क आपको बताऊंगा, लेकिन यहां पर हम यूनिट्स बेच कितने रहे हैं, जो सेल हो रही है। ऑफ कोर्स प्रोडक्शन कैपेसिटी कुछ अलग चीज है, इस पर बात अभी करते हैं। सेल कितने की हो रही है, 30,000 और 20,000 की। तो यहां पर हम कितने कितने यूनिट्स लेंगे भाई, एक्स के फैक्ट्री एक्स से 30,000 बिके हैं और यहां से 20,000 बिके हैं और हमारा टोटल कंट्रीब्यूशन आ जाएगा 30 × 10, 3 लाख रुपए इसका
और 3 लाख रुपए इसका, तो हमारा टोटल कंट्रीब्यूशन 6 लाख का हो गया और हमारे टोटल यूनिट्स 50,000 के हो गए। तो एवरेज कंट्रीब्यूशन पर यूनिट हमारा कितना हो जाएगा, 6 लाख डिवाइडेड बाय 50,000, जो कि निकल के आ जाएगा 12 रुपीज, है ना। कितना निकल आएगा, 12 रुपीज। और अब हम ओवरऑल ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट्स में कंप्यूट कर सकते हैं। हमारी कंबाइंड फिक्स कॉस्ट कितनी है, 2 लाख रुपए फैक्ट्री एक्स की फिक्स कॉस्ट थी, 3 लाख रुपए वाई की थी, और एवरेज कंट्रीब्यूशन 12 रुपए का है। तो 5 लाख को 12 से डिवाइड करके कितना आता है, 41667 यूनिट्स आएगा। तो ये हमारा जो है थर्ड पार्ट भी सॉल्व हो गया। हमने कंपोजिट ब्रेक इवन पॉइंट भी निकाल लिया। कंपोजिट ब्रेक इवन पॉइंट मैंने आपको सिखा रखा है, कोई नई बात नहीं सीखी है, प्रैक्टिस ही हो रही है आपकी, रिवीजन ही हो रही है। यहां पर आपको मैंने ये भी कहा था कि मान लीजिए एवरेज कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कंप्यूट करने के लिए अगर वो हमें यूनिट्स की इंफॉर्मेशन नहीं भी देगा, सेल्स मिक्स रेशो भी दे देगा, हम उससे भी काम चला लेंगे। मान लो वो हमें अगर ये यूनिट्स की इंफॉर्मेशन नहीं देता, बस इतना ही बोलता कि हमारे फैक्ट्री एक्स और फैक्ट्री वाई के जो प्रोडक्ट है वो 3:2 की रेशो में बिके हैं, हम कोई दिक्कत नहीं, इससे भी काम चला लेंगे। हम फिर क्या मानते कि मान लो हमारे टोटल यूनिट्स 5 बिके हैं, तो इन 3 यूनिट्स का कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा, 30 रुपीज। इन 2 यूनिट्स का कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा, 15 × 2 30 रुपए। हमारा टोटल कंट्रीब्यूशन कितना हो गया, 60। हमारे टोटल यूनिट्स कितने, 5। 60 को 5 से डिवाइड करके क्या आता है, 12। इसका मतलब अगर अब वो हमें यूनिट्स की इंफॉर्मेशन नहीं भी देता, बस सेल्स मिक्स रेशो भी दे देता, हम उससे भी काम चला लेते। सर हमारा डाउट ये नहीं है, आपने बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि अगर यूनिट्स ना हो तो हमें कैसे एवरेज कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकालना है। हमारा डाउट ये नहीं था, हमारा डाउट ये है कि ये सेल्स इन यूनिट्स और प्रोडक्शन कैपेसिटी यूनिट्स में क्या डिफरेंस है, और आपने जो यूनिट्स अभी लिए हैं वो ये सेल वाले ही क्यों लिए। देखो पहले तो बिल्कुल सीधी सीधी बात करते हैं, मैंने ये सेल वाले यूनिट्स इसलिए लिए हैं क्योंकि इस थर्ड पार्ट में ऐसा लिखा है। उसने क्या लिखा है, ब्रेक इवन फॉर अ कंपनी एज अ होल कंप्यूट कर दो एज्यूमिंग द प्रेजेंट प्रोडक्ट मिक्स इज इन सेल्स रेशो। वो बोल रहा है कि सेल्स रेशो लेनी है, इसका मतलब जब हमने 30-20 लिया तो मतलब हमने सेल्स रेशो ही लिया, 3:2 ही लिया। लेकिन सर मान लीजिए अगर इस थर्ड पार्ट में उसने ये वाले वर्ड्स नहीं दिए होते, मतलब थर्ड पार्ट में सिर्फ इतना ही लिखा होता कि ब्रेक इवन पॉइंट फॉर अ कंपनी एज अ होल निकाल दो, तो उस केस में हम यूनिट सेल वाले लेते कि प्रोडक्शन कैपेसिटी वाले लेते। उस केस में भी हम सेल्स इन यूनिट्स ही लेते। मतलब अगर हमें दोनों दे रखा होता है तो हम किसको प्रेफर करेंगे, सेल्स इन यूनिट्स को। इस पर मैं अभी नोट भी लिखवाऊंगा। सर नोट तो लिखवा देना, पहले लॉजिक तो बताओ ऐसा क्यों। अब आप खुद ही कॉमन सेंस लगाओ। मैं आपसे यह कह रहा हूं कि हम 40,000 यूनिट्स बना सकते हैं। प्रोडक्शन कैपेसिटी का क्या मतलब है कि हमारी फैक्ट्री से 40,000 यूनिट्स बन सकते हैं। भाई बना तुम जितने मर्जी लो, ये बताओ ना बिक कितने सकते हैं। हम बना तो 40,000 सकते हैं, लेकिन मार्केट में बेच तो 30,000 पा रहे हैं। फैक्ट्री वाई में हम बना कितने सकते हैं, 30,000, लेकिन बिक कितने पा रहे हैं, 20,000। प्रोडक्शन मैटर नहीं करती, सेल्स मैटर करती है। अल्टीमेटली जो रिजल्ट आएगा वो तो सेल्स से आएगा ना। हम ब्रेक इवन पॉइंट पर कैसे पहुंचेंगे, सेल करके कि प्रोडक्शन करके। सर ऑफ कोर्स सेल करके। ये कुछ ऐसा समझ लो कि मान लो एक बड़ी कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी कोई मान लो इंडिया में आती है, मान लो टेस्ला इंडिया में आती है और वो कहती है कि हम ऐसी फैक्ट्री बना रहे हैं जहां से हम 10 करोड़ गाड़ियां बना लेंगे। अरे 10 करोड़ गाड़ियां तुम भले ही बना लो, बेच पाओगे कि नहीं बेच पाओगे ये बताओ। बिक जाएंगी, अल्टीमेटली कस्टमर आएंगे कि नहीं आएंगे, सेल कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। तुम्हारा प्रोडक्शन कैपेसिटी जितना मर्जी हो, क्या फर्क पड़ता है। अल्टीमेटली रिजल्ट सामान बेच के आते हैं, सेल करके आते हैं। तो प्रोडक्शन से ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सी चीज है, सेल्स। ये कुछ ऐसा समझ लो आप कि मान लो आप कहते हो कि मेरी कैपेसिटी है, मैं एक दिन में 15 घंटे पढ़ सकता हूं, पढ़ते सिर्फ 5 ही घंटे हो, तो नंबर तो 5 घंटे के हिसाब से आएंगे ना, 15 घंटे के हिसाब से थोड़ी आएंगे। आप पढ़ सकते हो 15 घंटे, पढ़ते 5 ही घंटे हो, तो रिजल्ट तो 5 घंटे के हिसाब से आने वाला है ना। इसका मतलब ये कि व्हाट मैटर्स इज सेल्स। हमारी कैपेसिटी जितनी मर्जी हो, क्या फर्क पड़ता है। कैपेसिटी तो आप जितनी मर्जी क्रिएट कर लो, अल्टीमेटली उस कैपेसिटी के लिए क्या कस्टमर सामने खड़े हैं, क्या सेल हो पाएगी। इसलिए अगर हमें सेल इन यूनिट्स और प्रोडक्शन कैपेसिटी दोनों दे रखे हो
तो कॉमन सेंस वाली बात अगर हम यहां पे यूज करें, सेल्स ही प्रेफर करना चाहिए। ब्रेक इवन पॉइंट हमारा अचीव सेल करके होगा, प्रोडक्शन करके थोड़ी होगा। ठीक है, तो मैं इस पर अभी आगे चल के आपको नोट भी लिखवा दूंगा। फिलहाल यहां तो उसने खुद ही कहा था कि हमें सेल्स मिक्स रेशियो ही प्रेफर करनी है। आइए जरा इसके फोर्थ पार्ट को पढ़ते हैं। फोर्थ पार्ट में उसने हमसे पूछा है कॉन्सिक्वेंस ऑन प्रॉफिट एंड ब्रेक इवन पॉइंट, मतलब उसने हमसे पूछा है प्रॉफिट और ब्रेक इवन पॉइंट पर क्या बदलाव, क्या कॉन्सिक्वेंसेस आएंगे अगर हम अपना प्रोडक्ट मिक्स चेंज कर देते हैं, 2:3 कर देते हैं और हमारी टोटल डिमांड सेम रहती है। अभी आप मुझे बताइए कि अभी आप फैक्ट्री एक्स और फैक्ट्री वाई से मिला के कितने यूनिट्स बेच लेते हैं? सर 30 + 20। अभी हम दोनों को मिलाकर 30 + 20 मतलब 50,000 बेच लेते हैं। इसका मतलब हमारे जो प्रोडक्ट की डिमांड है वो 50,000 यूनिट्स है। ध्यान रखें यहां पर उसने शुरुआत में लिखा था कि हम आइडेंटिकल प्रोडक्ट बना रहे हैं, बस फैक्ट्री दो है लेकिन दोनों से बनता एक ही प्रोडक्ट है। तो हमारी मार्केट में डिमांड कह रहा है वही सेम 50,000 ही है, डिमांड में कोई चेंज नहीं है। बस हम प्रोडक्शन जो है अभी फैक्ट्री एक्स से 30 और फैक्ट्री वाई से 20 कर रहे थे, ये मिक्स हम चेंज करना चाह रहे हैं, अब 2:3 करना चाह रहे हैं। इसका मतलब फैक्ट्री एक्स से अब हम 20,000 यूनिट्स बेचना चाह रहे हैं, मतलब यहां से 20,000 यूनिट्स बनाना चाह रहे हैं, और फैक्ट्री वाई से 30,000 यूनिट्स बनाना चाह रहे हैं। यही बोला है इसने कि अगर हम अपना प्रोडक्ट मिक्स चेंज कर दें, 2:3 कर दें, इसका मतलब डिमांड अगर सेम है, मतलब 50,000 ही बेचने हैं, और अगर हम मिक्स चेंज कर देंगे तो अब हमारा प्रोडक्शन एक्स से कितना होगा? फैक्ट्री एक्स से 20,000 और फैक्ट्री वाई से 30,000। ये चेंज करने से वो हमसे पूछ रहा है कि बताओ हमारे प्रॉफिट पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा और ब्रेक इवन पॉइंट पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा। ऑफ कोर्स प्रोडक्ट मिक्स चेंज करेंगे तो ध्यान रखें हमारा कंपोजिट ब्रेक इवन पॉइंट बदल जाएगा। कंपोजिट ब्रेक इवन पॉइंट क्यों बदल जाएगा? क्योंकि हमारा एवरेज कंट्रीब्यूशन पर यूनिट बदल जाएगा। एवरेज कंट्रीब्यूशन पर यूनिट क्यों बदलेगा? क्योंकि दोनों का कंट्रीब्यूशन पर यूनिट डिफरेंट है। अगर मैं मिक्सचर चेंज कर दूंगा तो हमारा एवरेज कंट्रीब्यूशन पर यूनिट बदलेगा, तो हमारा कंपोजिट ब्रेक इवन पॉइंट बदल जाएगा। ध्यान रखें इंडिविजुअल ब्रेक इवन पॉइंट पे कोई असर नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इंडिविजुअली ब्रेक इवन पॉइंट आपने कैसे निकाले थे? फैक्ट्री एक्स की फिक्स कॉस्ट ली थी, वो तो सेम ही है। फैक्ट्री एक्स का कंट्रीब्यूशन पर यूनिट लिया था, वो भी सेम ही है। इंडिविजुअल अगर आप ब्रेक इवन पॉइंट निकालोगे तो उस फैक्ट्री का फिक्स कॉस्ट लोगे और उस फैक्ट्री का कंट्रीब्यूशन पर यूनिट लोगे, तो उसमें कोई बदलाव नहीं है, तो सेम ही है। लेकिन अगर हम सेल्स मिक्स चेंज करते हैं तो उसका इंपैक्ट कंपोजिट ब्रेक इवन पॉइंट पर पड़ता है। तो हमें यही बताना है कि वो इंपैक्ट क्या पड़ रहा है, लेकिन दो चीजों पर बताना है, प्रॉफिट पर और ब्रेक इवन पॉइंट पर। तो आइए जरा इसको सॉल्व करते हैं, आपको बात ज्यादा बेहतर समझ में आएगी। सबसे पहले हम अगर प्रोडक्ट मिक्स चेंज करेंगे तो हमारा जो एवरेज कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है वो बदल जाएगा। तो आइए पहले हम एवरेज कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकाल लेते हैं। एवरेज कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, हमें यहां पर दो फैक्ट्रीज का डेटा दिया है, एक्स वाई। हमारा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट जो है वो कितना है? सर इसका 10 रुपए था, इसका 15 रुपए था। अब हमें प्रोडक्ट मिक्स चेंज करना है, इसके 20,000 हो जाएंगे और इसके 30,000 हो जाएंगे। हमारी टोटल डिमांड अभी भी कितनी रहने वाली है? 50,000 ही रहने वाली है। और जो हमारा कंट्रीब्यूशन है वो हो जाएगा फैक्ट्री एक्स का 2 लाख, और 30,000 को अगर हम 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आना चाहिए 4.5 लाख। तो ये हो गया 6,50,000, है ना? यही हुआ ना? तो हमारा एवरेज कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना आ जाएगा? 6.5 लाख डिवाइडेड बाय 50,000। जरा करके बताओ कितना आ रहा है? सर 6.5 लाख को 50,000 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा हर एक यूनिट पर 13 रुपए का कंट्रीब्यूशन आएगा। देखा जाए तो आपका एवरेज कंट्रीब्यूशन बढ़ गया। ये सेल्स मिक्स चेंज करने से पहले आपका एवरेज कंट्रीब्यूशन 12 रुपए आता था, अब कितने रुपए आ रहा है? अब आपका 13 रुपए आ रहा है। और 13 रुपए आने से हमारे ब्रेक इवन पॉइंट पर क्या असर पड़ेगा? ब्रेक इवन पॉइंट हमारा अब और जल्दी आ जाएगा। पहले हर एक यूनिट पर 12 रुपए की कमाई हो रही थी ऑन एन एवरेज, तो हमारा ब्रेक इवन कितने पे आ रहा था? शायद 41667 था पहले,
और अब हम 13 रुपए की कमाई करेंगे तो इसका मतलब ब्रेक इवन अब और जल्दी आ जाएगा। तो कॉन्सिक्वेंस ब्रेक इवन पॉइंट पर क्या आने वाला है कि हमारा ब्रेक इवन पॉइंट जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। ये सेल्स मिक्स चेंज करने से हमारा ब्रेक इवन पॉइंट जो है वो पहले के मुकाबले में रिड्यूस हो जाएगा। तो अब आप क्या करें, अब आप ना इसी के फोर्थ पार्ट में अब हम ऐसे ए करके लिख रहे हैं, पहले पहले हम ब्रेक इवन पॉइंट का कॉन्सिक्वेंस बता देते हैं। कॉन्सिक्वेंस ऑन ब्रेक इवन पॉइंट। तो पहले मैं अगर न्यू ओवरऑल ब्रेक इवन पॉइंट निकालूं यूनिट्स में ही, तो हमारा फॉर्मूला तो वही सेम ही है, कंबाइंड फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय एवरेज कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। हमारी कंबाइंड फिक्स कॉस्ट वही सेम 5 लाख ही है और एक यूनिट का कंट्रीब्यूशन 13 रुपए है। 5 लाख को 13 से डिवाइड करिए, सर ये आ रहा है 38,461.5 है। तो डेसिमल के बाद 5 या 5 है और 5 से ज्यादा होता है तो क्या करते हैं, अपर साइड पे राउंड ऑफ करते हैं, तो इसको 462 लिख लेते हैं। ठीक है। अच्छा, पहले हमारा ब्रेक इवन कितना आया था, पहले हमारा ब्रेक इवन 41667 आया था, है ना। अब कितना हो गया है, अब हमारा 38,462 हो गया है। तो हम यहां पर अपना नेट रिजल्ट क्या ले सकते हैं, सो ब्रेक इवन पॉइंट रिड्यूस्ड बाय जरा बताना कितने से रिड्यूस हो गया, 41667 में से 38,462 को माइनस कर दो तो ये आएगा 3205 यूनिट्स। हमारा ब्रेक इवन इतना जल्दी आ गया, 3205 यूनिट से रिड्यूस हो गया। ये कैसे निकला, 41667 में से हमने 38462 माइनस कर दिया। ठीक है, ये हो गया ब्रेक इवन पॉइंट का कॉन्सिक्वेंस कि क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, 3205 यूनिट से हमारा ब्रेक इवन पॉइंट रिड्यूस हो गया। अब हम लिख रहे हैं कॉन्सिक्वेंस ऑन प्रॉफिट क्या पड़ेगा, हमारी प्रॉफिटेबिलिटी पे क्या असर पड़ने वाला है वो हम अब देखते हैं। दो कॉलम बना लेते हैं, एग्जिस्टिंग मिक्स, न्यू मिक्स। ठीक है, प्रॉफिट कैसे निकलता है सर, अगर हम कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट को माइनस कर दें तो हमारा प्रॉफिट निकल आएगा, नहीं। अच्छा, कंट्रीब्यूशन तो हमने निकाल रखा है, एग्जिस्टिंग भी और नया भी। आप देखो थर्ड पार्ट में हमने एग्जिस्टिंग ब्रेक इवन पॉइंट निकाला था, तो हमारा कंट्रीब्यूशन कितना था टोटल, 6 लाख। और ये 6 लाख बेसिकली हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, हमारी टोटल डिमांड कितनी है 50,000 यूनिट्स की, और हमारा एवरेज ऑन एन एवरेज कंट्रीब्यूशन कितने रुपए का है, 12 रुपए का। तो 50,000 को सीधे 12 से मल्टीप्लाई करके भी 6 लगा सकता है। और नया वाला कंट्रीब्यूशन भी निकाल सकता है 6.5 लाख, 50,000 को 13 से मल्टीप्लाई करके भी निकाल सकते हो। इसका मतलब हमारे पास एग्जिस्टिंग कंट्रीब्यूशन भी है। एग्जिस्टिंग कंट्रीब्यूशन हमारा कितना है, 6 लाख है, और ये हमारा कितना है, 6,50,000 है। ये हम ऑलरेडी ऊपर कंप्यूट कर चुके हैं, फिर भी अगर आपको यहां पर लिखना हो तो ये 50,000 को 12 से मल्टीप्लाई करने पर आया, मतलब हमारी टोटल डिमांड और एवरेज कंट्रीब्यूशन। और हमारा ये वाला कैसे आया, 50,000 को 13 से मल्टीप्लाई करने पर, क्योंकि सेल्स मिक्स चेंज किया तो हमारा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट जो है वो बदल गया। और हमारी फिक्स कॉस्ट तो वही 5 लाख ही है, दोनों को मिलाकर हमारी फिक्स कॉस्ट कितनी है, 5 लाख है। तो हमारा प्रॉफिट जो हो गया यहां पर 1 लाख, मतलब एग्जिस्टिंग हम 1 लाख कमा रहे थे, लेकिन सेल्स मिक्स बदलने से हमारा जो ये प्रॉफिट है वो बढ़ गया। तो हम यहां पर कॉन्सिक्वेंस क्या लिखेंगे फाइनली, देयरफॉर इंक्रीज इन प्रॉफिट इज इक्वल्स टू 50,000। 50,000 कैसे आ जाएगा, 1.5 लाख में से 1 लाख माइनस करके। ठीक है,
तो हमने दोनों कॉन्सिक्वेंसेस बता दिए कि ब्रेक इवन पॉइंट हमारा रिड्यूस हो जाएगा और प्रॉफिट हमारा बढ़ जाएगा। तो मैं आपको ऐसा करता हूं, वो नोट लिखवा देता हूं कि अगर हमें प्रोडक्शन कैपेसिटी और सेल्स यूनिट्स दोनों दे रखे हो तो हमें क्या प्रेफर करना है, सेल्स यूनिट्स। हालांकि ये जो क्वेश्चन नंबर 74 हमने किया, यहां हमें एजम्पशन लेने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि थर्ड पार्ट में जब उसने हमसे ब्रेक इवन पॉइंट निकालने के लिए बोला तो उसने खुद ही कह दिया था कि हमें सेल्स वाली रेशियो जो है वो लेनी है। अगर लेकिन वो लाइन नहीं लिखी होती, फिर उस केस में हम क्या फॉलो करते, हम सेल्स रेशियो ही लेते। सेल्स वाले यूनिट्स क्यों लेते, इसका लॉजिक मैंने आपको बता दिया, अच्छे से हमने सारी बात डिस्कस कर ली थी। आइए जरा अब हम इस पे एक जनरल नोट लिख लेते हैं। लिखिएगा नोट, इफ प्रोडक्शन कैपेसिटी यूनिट्स एंड सेल्स यूनिट्स, प्रोडक्शन कैपेसिटी भी दे रखी है और सेल्स यूनिट्स भी दे रखे हैं, are given in question, comma, then prefer sales units for the purpose of ओवरऑल ब्रेक इवन पॉइंट। इस जनरल नोट के आगे आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं रेफर क्वेश्चन नंबर 74, बिकॉज वहां पे इस तरह की इंफॉर्मेशन गिवन है। ये हमारा जनरल नोट है, हमने लिख लिया कि अगर हमें कभी ऐसे दोनों दे रखे होंगे तो हम सेल्स यूनिट्स ही प्रेफर करेंगे। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स ना पूछ रहे थे कि सर ये मार्जिनल कॉस्टिंग में अभी कितनी क्लासेस और लगेंगी। मुझे लगता है कि ये अब 2 ही क्लासेस का और मेहमान है। मेजॉरिटी कॉन्सेप्ट हम इस टॉपिक के कवर कर चुके हैं, अब कुछ ही कॉन्सेप्ट रह गए हैं जो हम आने वाली 2 क्लासेस में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। और हमेशा की तरह मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, रिविजन करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो वेरी मच, टेक केयर, बाय।